और वो दंगल का भी डायलॉग है ना कोई, हमारी छोरिया के छोरा तो कम है, मेरा बस से लेना मैं पूरी जिंदगी रेसलिंग कर सकती हूँ। Welcome Ronak to our show Radically Yours by Radhika. You are our future Olympian star. You told me that you'll be wanting to go and compete in 2028 Olympics. So we're all looking forward to that. विनेश फोगाट का भी मेडल आता बट वो चूक गया, वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी वो। पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हो तो आपको पूरा तैयारी करके जाना चाहिए। इतना बड़ा लेवल है तो इतना ज़्यादा टाइम आपको मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पहले से उतना ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना चाहिए। एक स्टंट था जिसमें पानी में ना डेड ड्रॉप करना था, उल्टा कूदना था। वो लेक जो था, वो रिवर थी, वो बहुत गहरी है नीचे तक, तो मतलब पानी से डर लग रहा है, तैरना नहीं आता, वो आपको टास्क करना है। ये बहुत पेनफुल जर्नी होती है। आपका घुटना जबरदस्ती आपको सीधा करना होता है, मोड़ना होता है, आपका घुटना अटक जाता है, मुड़ता नहीं है, सीधा नहीं होता है। अखाड़े में बस 3 महीने की प्रैक्टिस की? हाँ, 3 महीने की प्रैक्टिस में मेरा सीनियर स्टेट में, कौन सा स्टेट था ये? सीनियर दिल्ली से सीनियर स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल आ गया। ओह, तो आप ऐसे कुछ शब्द बताइए जो आपके कोचेस आपके साथ यूज करते थे आपकी ट्रेनिंग में। कुछ ना हो इस पे हॉलीवुड डीवा डीविया इतना हो इस पे कि मैं भी। Welcome Ronak to our show Radically Yours by Radhika. You are our future Olympian star. You told me that you'll be wanting to go and compete in 2028 Olympics. So we're all looking forward to that. बट सबसे पहले तो मैं आपको आपके चाइल्डहुड जर्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि रेसलिंग का सपना आप में आया कहाँ से? ये इतना जुनून कहाँ से आया कि मुझे रेसलर बनना है और मुझे ओलंपिक्स में compete करना है? जो मेरी रेसलिंग की जर्नी है, वो तो मेरी रेसलिंग की जर्नी 19 की एज में स्टार्ट हुई है। तो पहले मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करूँगी। तो मेरा चाइल्डहुड जो है वो बिल्कुल ही अलग है अब से मेरा। पहले मैं एक मासूम सी और एक मतलब दबी दबी सी, डरी डरी सी लड़की थी, पढ़ने वाली, पढ़ाकू सी, बहुत इंटेलिजेंट। तो बचपन में मेरे को पढ़ाई का शौक़ था, मैं पढ़ती थी बहुत ज़्यादा। तो कभी भी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि गेम में जाऊंगी या एक रेसलर बनूंगी, कभी मतलब ऐसा एम भी नहीं था। बस पढ़ाई से रिलेटेड ही था कि भाई बड़ा अफसर बनना है पढ़ के, बस ऐसा करके। यही मतलब मम्मी भी बोलती थी कि भाई बड़ा अफसर बनना है, पढ़ के अच्छे से पढ़ो। तो मेरी जो बचपन की जर्नी है वो काफ़ी मतलब इमोशनल है, क्योंकि कम एज में मेरी मम्मी चली गई थी, मैं 13 की थी, तो तभी उनकी डेथ हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद पापा भी चले गए, तो मतलब जर्नी काफ़ी हार्ड हो गई। पढ़ाई करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि दूसरे के घर में जाके रहना पड़ा, नानी के घर में जाना पड़ा, क्योंकि चाचा ताऊ काका जो भी थे कोई भी रखने को राजी नहीं था, क्योंकि लड़कियों की थोड़ी गांव में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो कोई भी एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेता है। तो किसने रखा ही नहीं? तो मेरे नाना नानी मेरे मामा मामी के पास में रही। उन्होंने ही फिर आगे पढ़ाने का जो भी किया। बट वही होता है ना कि लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा दिन रखता नहीं है। तो उन्होंने भी, जैसे ही मेरी 12th हुई तो मैं पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, मुझे आगे पढ़ना भी था। बट उन्होंने लड़का देखना स्टार्ट कर दिया था। मेरे 12th में भी नॉन मेडिकल से 92% आए थे। अच्छा। मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। तो मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं तो करना भी नहीं चाहती थी। तो फिर उन्होंने लड़का वड़का देखना स्टार्ट कर दिया था। 12th में जब आप थे? 12th में थी। तो उस टाइम पे मेरे पास नया नया फ़ोन मुझे मिला था, नया नया फ़ोन मेरे पास आया था। तो जो मेरी मैरिज है वो लव मैरिज है अंकित के साथ में। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लव मैरिज मतलब लव कम अरेंज बोल सकते हैं इसको, लव कम अरेंज मैरिज है। तो आप कैसे मिले उनको? मेरी उनसे कुछ ही दिन बात हुई, 2 से 3 महीना मेरी उससे बात हुई है फेसबुक पे, सिर्फ एज ए फ्रेंड। मतलब ऐसा लव वव का भी कुछ नहीं था, बट जैसे बातें शेयर करते हैं तो ऐसे, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई था ही नहीं बंदा सुनने वाला। अच्छा। क्योंकि आप जब आपके पास माँ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं होता ना, तो वो सुनता था मुझे, समझता था। तो आप उनको फेसबुक पे कैसे मिले? फेसबुक पे बातें की स्टार्ट की, चैट। पर उनको डिस्कवर कैसे किया फेसबुक पे आपने? डिस्कवर वो ऐसे ही बस फ्रेंड रिक्वेस्ट में आ गए, हाय हेलो हो गई, ऐसी बात एकदम रैंडमली बात हो गई। मैं बातें करती भी नहीं थी, बस रैंडमली बात हो गई। वो बोलते ना, अभी तो मुझे बिलीव होता है कि ऊपर से ही जोड़ियां बन के आती है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो ऐसा वाला मतलब। तो आप बस ऐसे फेसबुक पे उनसे बात करने लगे? फिर आपने ही बोला घर पे कि नहीं, मैंने नहीं बोला। तो मेरे लिए तो ऑलरेडी लड़के वड़के देख रहे थे। तो क्या होता है, तो लड़के जब आपके लिए देख रहे होते हैं, तो लड़के क्या होता है कि जब देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ये नहीं है, या उसके फैमिली वाले तो दहेज मांगते हैं। दहेज, और हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा मतलब दहेज वही ज़्यादा लेते हैं। कौन सी एरिया था ये? रेवाड़ी साइड, हरियाणा में? हरियाणा में है। तो कितना दहेज मांगते हैं उधर?
बहुत मांगते हैं, अभी इतना तो मुझे अंदाजा नहीं क्योंकि दिया ही नहीं ना। क्योंकि अंकित की मम्मी तो बिल्कुल ऐसे बोले कि हम तो 1 रुपए में ही ले आएंगे तो ऐसा करके था, तो मतलब इजीली मतलब सब हो गया, तो इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया कि ठीक है भाई, अगर बिना पैसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है तो जाने दो, मतलब ऐसा करके ही सोचा होगा उन्होंने तो आई थिंक। तो ऐसा था, तो उन्होंने ऐसा सोच के मतलब हो गई हमारी इजीली मैरिज। और शादी के बाद गांव में बहुत होता है क्या अभी भी क्या कि लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह रखा जाता है? हाँ, गांव में लाइक जब आपके मम्मी पापा नहीं होते तो कोई दूसरा बंदा तो कोई भी शहर में भी नहीं लेता ना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही लेता है ना लड़की की, क्योंकि एक लड़की को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही देखते हैं कि कल को कुछ मैटर हो गया, कुछ भी हो गया, लड़की का काम है, तो वो एक कोई भी बुराई नहीं लेना चाहता। ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब गांव में ज़्यादा है, लेकिन ये सब चीज़ें तो शहर में भी है। जब आपकी खुद की फैमिली, माँ, मदर, फादर ना हो, आप दूसरे के घर में रहते हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अर्ली आपकी शादी कर देते कि चलो ठीक है भाई, दूसरे घर जाएगी, वहाँ पे अपना देखेगी, ऐसा करके उनकी होती है सोच। वो भी गलत नहीं होते, कहीं ना कहीं वो भी ठीक ही हैं, गलत नहीं बोल सकते उनको भी। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे फैमिली, जो मेरी शादी के बाद है, मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली। जो अंकित की मम्मी है वो डॉक्टर हैं, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। अंकित भी बाय नेचर बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा तो फ्यूचर ही मेरा तो सब कुछ जो मैं आज हूँ मेरी शादी के बाद ही बनी हूँ, क्योंकि कभी सपने में सोचा नहीं था, पढ़ाई को लेके ही था। तो आप क्या बनना चाहते थे पहले? मैं वही पढ़ लिख के बस IAS अफसर बनना चाहती थी। अच्छा। हाँ, मतलब वही होता है ना कि पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे मतलब स्टार्ट से ही वही सोचते हैं कि IAS बनना है। तो फिर शादी के बाद कैसे रेसलिंग शुरू किया? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी जो सास है वो पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा मानती है कि भाई पढ़ाई करो, तो उनको थोड़ा ये था कि भाई मेरी तो बहू इंटेलिजेंट आ गई है और भाई इसको तो मैं पढ़ाऊंगी, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई के लिए गई थी, मैंने लिया था BSc कंप्यूटर साइंस से, ऑनर्स से। तो वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स टीचर थी सीमा करके, तो होते ना फिजिकल आपके जो एक पीरियड होता है आपका फिजिकल स्पोर्ट्स का एक होता है। तो वो मैं जाती थी उसमें, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था फिजिकली, मैं तगड़ी हूँ, स्टार्ट से अच्छा खाया है क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर्ड थे। अच्छा। तो वो जीन्स वैसे वाले थे, थोड़े से तगड़े वाले। तो मैं जाती थी, तो उनको मैं अच्छी लगती थी कि मतलब मैं अच्छा करती थी स्पोर्ट्स में भी काफी। कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे आप? रनिंग वगैरह करती थी वहाँ पे। मतलब रनिंग वगैरह ऐसे कंपटीशन वगैरह होते हैं ना जैसे कॉलेज वगैरह में, तो वो करवा देते थे ऐसे कि भाई जैसे स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ तो उसमें मेरी पोजीशन आ गई फर्स्ट। मतलब कोई भी रेस हुई, हर्डल जंप हुई, तो उसमें तो मैं मतलब करती रहती थी थोड़ा कॉलेज टाइम में। तो जो स्पोर्ट्स वाली मैम थी वो थोड़ा मेरे को ज़्यादा जैसे उनके साथ थोड़ी अटैचमेंट थी, क्योंकि उनको थोड़ा मेरे बैक स्टोरी भी पता था कि मम्मी नहीं है। तो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा आपको एक जो अच्छे लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में काइंडनेस होती है, वो सिंपैथी होती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लव मिलता है। तो मुझे ज़्यादा थोड़ा प्यार से वो करती थी, पैम्पर करती थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि रौनक ऐसा है, रेसलिंग में ना अभी इंटर वो होना है, इंटर कॉलेज होता है। तो सारे कॉलेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ना किट भी मिलती है और रोज का जैसे पैसा मिलता है, बजट होता है ना जो एक प्लेयर को मिलता है, यही 1000-1500 रुपए पर डे। बट आपको उस टाइम पे देखो 1000-1500 की वैल्यू भी जो आपको ऐसे मिल रहे हैं, बस जाना है, खेल के आना है, किट मिलेगी, स्पोर्ट्स पूरा किट मिलेगा। किट में क्या क्या होता था? किट में ट्रैक सूट होता है, निक्कर वगैरह होते हैं, मतलब कपड़े होते हैं अच्छे सुंदर कपड़े होते हैं। तो वो एक लालच होता है, तो उस चक्कर में मैंने बोला ठीक है मैम मैं चली जाऊंगी। तो मैंने बोला करना क्या होगा वहाँ जाके, मुझे बोला ऐसे कंपटीशन होगा और उसमें क्या है कि गोला होता है, उस गोले से बाहर निकाल दो तो 1 पॉइंट मिलता है। तो ऐसे अगर 10-0 बना दिए तूने तो तू जीत जाएगी, और नहीं भी जीती तो चलेगी, घूम के आ जा खाली। कहाँ था ये कंपटीशन? वहीं पे था, इंटर कॉलेज था ये, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ना, वहीं पे ही था। तो मैं वहाँ खेलने गई, मैं 10-0 से पहली बाउट जीत गई। जूडो की लड़की आई थी, जूडो की लड़की से मैं जीत गई ऐसे धक्का मार के उसको, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, मुझे कोई टेक्निक नहीं है, मुझे खड़ा नहीं, मैंने बस जाके उसको ऐसे पकड़ा और धक्का मारा। बस मेरे को एक ही टेक्निक आती थी, धक्का मारना है, बाहर निकालना है, बस उससे मैं पूरा 10-0 बना के मैं जीत गई। मुझे में बड़ा जोश आ गया यार, कैसे जीत गई। मतलब कोई भी जीत जाने के वाला एक स्पोर्ट पर्सन जो कर रहा है 2-3 साल से, आप उससे जीत गए हो, तो एक मोटिवेशन और भी ज्यादा आ जाता है ना कि अगली बाउट में और भी अच्छा करूँ, मैं तो जीत सकती हूँ। मतलब एक जीत की वो आ जाती है, होप सी जग जाती है कि हाँ मैं जीत सकती हूँ। तो फिर मैं
मैंने बात की मैम से कैसे से, फिर मैम ने मुझे एक दो चीज़ें बताई छोटी अच्छा। छोटी, जैसे उन्होंने ट्रिक्स बताई कि हाँ। ऐसे ऐसे भी होगा पैर में, या मतलब उसके साथ ज़्यादा घुसना नहीं है, ये नहीं करना, जीत जाएगी, पैसे मिलते हैं यहाँ पे भी, फिर वहाँ जाएगी, तो थोड़ा लालच सा आ गया हाँ। कि ऐसा ऐसा। तो और मैं जीत गई उधर, मेरा गोल्ड आ गया, मैं 3 बाउट जीत गई ऐसे वो इंटर कॉलेज कंपटीशन हाँ में? इंटर कॉलेज में। उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होता, बट 2-2 3-3 साल हाँ। वाले होते हैं जिन्होंने किया है, बिगनर्स ही होते हैं, 1-1 2-2 साल वाले, बट होता है कंपटीशन। एक दो आपकी जूडो की टीचर शौक में नहीं थी कि आप जीत शौक कैसे में गए? थी ना, वो नेचुरल पावर होती है वो आपके अंदर, वो उनको पता था ना कि तगड़ी है ये, हाँ। तगड़ी हूँ जब तो कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी भी खेली नहीं, हाँ। अच्छा खाया है, तो तभी तो मैं फर्स्ट आ जाती थी कंपटीशन वगैरह में हाँ, भी, हाँ, दौड़ हाँ। में फर्स्ट आ जाती थी, हाँ। तो फिट ही थी एक तरह से। हाँ। तो उस टाइम पे मेरा वेट था 76-77 के अराउंड, तो मैं हैवी वेट कैटेगरी में खेली थी। अच्छा। तो फिर आने के बाद वो बहुत खुश हुई, उन्होंने मतलब वो किया, तो फिर उन्होंने बोला कि रौनक अभी ना देख तेरा थोड़ा वजन भी है, और पीछे ना चंदगिराम अखाड़ा है, हाँ। मैं जहाँ रहती थी हॉस्टल वहाँ पे पीछे ही चंदगिराम अखाड़ा था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जा प्रैक्टिस करने के लिए ना, पतली भी हो जाएगी और देख क्या तेरे को मजा आएगा। हाँ। अभी पढ़ने के बाद कॉलेज के बाद खाली रहती है ना, हाँ। तो उधर घूम के आ जा। तो मैं बोले ठीक है मैम चली जाऊँगी। तो मैं वहाँ जाने लग गई, तो मुझे मज़ा आने लग गया, मेरा वेट भी जाने लग गया। हाँ। मुझे वो नई चीज़ थी, दाव लगाना, ये सब चीज़ें। वहाँ पे एक बूढ़े खलीफा जी थे, हाँ। काफ़ी मतलब उम्र के, तो चीज़ें बताते थे रेसलिंग के बारे में, स्टोरीज बताते थे, तो बहुत मतलब एक इंटरेस्ट सा आ गया उधर उस वाले फील्ड में हाँ। भी। तो मैं जाने लग गई, करने लग गई। फिर उसके 3 महीने बाद ही मैं स्टेट में खेली, उधर भी मेरा मेडल आ गया सिल्वर। तो ये आप अखाड़े में बस 3 महीने की प्रैक्टिस की? हाँ 3 महीने की प्रैक्टिस में ही मेरा सीनियर स्टेट में, सीनियर कौन सा स्टेट था ये? सीनियर दिल्ली से सीनियर स्टेट में हाँ। मेरा सिल्वर मेडल आ गया। ओह। तो फिर वहाँ से फिर मेरे को लगा कि फिर मैंने बात की फैमिली में भी, सबने मेरे को पुश किया कि भाई करूँ या ना करूँ। आप तो कितने साल के थे तभी? मैं थी 20। 20 में हुआ ये हाँ सब? 20 में। वाओ। हाँ तो फिर पुश किया उन्होंने, हाँ। कि मैंने पुश किया उनको कि मैं कर लूँ क्या स्पोर्ट्स, मुझे हाँ। अच्छा लग रहा है, क्योंकि मज़ा आ रहा था मुझे उसमें हाँ, करने हाँ, में। हाँ। तो मम्मी ने मुझे एक ही बात बोली, बेटा देख कर ले, लेकिन ना पढ़ाई मत छोड़ दे ना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। उनको बस ये था कि मैं पढ़ ले ऐसा करके। मतलब चलो ठीक है, करती रही मज़ा आने लग गया। फिर एक फेस ऐसा आ गया कि मेरे को ना मतलब पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा इसमें आने लग गया। हाँ। रेसलिंग में मतलब एक वो सनक सी होती है ना, एक सनक सी, एक जुनून सा, एक हाँ। पैशन, मतलब आपको लगता है कि मैं तो बनी इस चीज़ के लिए हूँ। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट पढ़ाई से हट के मेरा यहाँ आने लग गया। अच्छा। परसेंटेज गिरने लग गए उधर पढ़ाई में, इधर ज़्यादा ओहो। मतलब अच्छा करने लग गई। फिर क्रिटिसिज्म आने लग गया गाँव से, क्योंकि गाँव में मेरी शादी हुई है। हाँ। तो निक्कर पहनते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, रेसलिंग कॉस्ट्यूम आपने देखी हाँ। होगी। तो क्रिटिसिज्म बोले कि निक्कर पहनती है इनकी बहू, ये है वो, मतलब कुछ कुछ ऐसे बोलने लग गए। गांव में बोल देते हैं कुछ भी। फिर कुछ बोलते थे कि 2 दिन के चोचले हैं, अपने आप ही बैठ जाएगी निचली, मतलब ये सब चीज़ें बोलते थे। हाँ। कि कहाँ पहलवानी होगी शादी के बाद, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने भी मुझे मोटिवेट किया और ज़्यादा। तो मैं जितनी ये सब चीज़ें होती गई ना क्रिटिसिज्म, उतनी ज़्यादा आगे बढ़ती गई। हाँ। फिर मैंने 2018 में भारत केसरी का टाइटल जीता। फिर वो क्या होता है? वो एक सबसे बड़ा टाइटल होता है, आप उसमें सारी वेट कैटेगरीज की लड़कियां आती हैं। हाँ। तो वो मतलब एक दंगल टाइप होता है, दंगल में एक टाइटल होता है, तो हाँ। उसमें कोई भी लड़ने आ सकता है, तो बड़ा टाइटल माना जाता है। तो मैंने वो टाइटल जीता। मतलब रेसलिंग का पद्मश्री है क्या, भारत केसरी अवार्ड? पद्मश्री तो नहीं बोल सकते, बट हाँ। बिगेस्ट अवार्ड है, मतलब बड़ा अवार्ड ही बोलते हैं उसको भी। अच्छा। हाँ मतलब ये जो दंगल वगैरह होते हैं उसमें ये टाइटल रखते हैं। तो वो कैसे आपने जीता? वो दंगल में बाउट्स होती है, 3-4 बाउट होती है, जो भी लड़की आई होती है जिसको भी लड़ना होता है लड़ा देते हैं, कोई भी हाँ। वेट कैटेगरी की हो। अच्छा। तो जो जीत जाता है उसको बना देते हैं भारत केसरी। ओह। तो उसमें प्राइज भी मिलते हैं, पैसे वैसे भी मिलते हैं अच्छे। कितने मिलते हैं? पैसे तो मैं नहीं बताऊंगी कितने मिलते हैं। हाँ क्योंकि वो खुद ही उन्होंने उसमें दिया था डाल के लिफाफे में। अच्छा। तो वो डिस्क्लोज कैश करना, दिया था? कैश दिया था। हाँ हाँ, जो दंगल में जो बोल के बताते हैं वो हाँ। कैसे बता सकते हैं। अब तक मैंने जो सबसे बड़ी कुश्ती मैंने जो लड़ी है हाँ। कर्नाटक में, उसके मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं अभी अच्छा। तक, एक कुश्ती के। वाओ। हाँ तो मतलब वहीं से ये कि फिर मोटिवेशन आने लग गया कि भाई यही करना है। फिर पढ़ाई में डाउन जाती गई तो फिर आपकी मदर इन लॉ क्या बोली? कुछ नहीं बोले, पढ़ाई वो नहीं हो लोग रही खुश थे क्योंकि रेसलिंग में इतना नाम हो रहा था ना, और मतलब कहीं ना कहीं उनको प्राउड फील हो रहा था कि भाई अच्छा कर रही है, अच्छा फिर कर गाँव रही है। वाले बोलना बंद कर दिए उसके नहीं बाद? बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। अभी गाँव भी वाले तो, बोलते अभी भी हैं? बोलते हैं गाँव वाले तो। वो तो फिर अब समझ में आ गए ना, उस टाइम पे चीजें चुभती थी, अब बट अब समझ में आ गया जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। हाँ। आप एक नेगेटिव पर्सन को कभी भी जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं बना सकते हो। पर कैसी चीजें बोलते हैं वो लोग अभी भी? वो यही बोलते हैं कि कहाँ पागल हो रही है, चोट ऐसे कभी कुछ चोट खा लेती है, कभी कुछ चोट खा लेती है,
अपना अभी बच्चे पैदा करने चाहिए, हाँ। ऐसी चीजें, मतलब वो अपनी सोच थोपते हैं दूसरों के ऊपर ना, मतलब वो जैसा खुद सोचते हैं, तो वो तो जरूरी नहीं कि वो तो मुझ पे है ना वो बात, तो मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, वो तो मुझ पे है ना कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं उनको थोड़ी ना सुनूं। मेरे लिए मेरी फैमिली मैटर करती है। पर इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली, इतनी अच्छी बात है। हाँ नहीं बहुत, तो मतलब मैं वो लकी हूँ ना, इसलिए तो मैं भगवान को इतना वो मानती हूँ कि इतना विश्वास है मेरा भगवान के ऊपर, कहीं ना कहीं वो ही मेरे लिए, मतलब कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, बट वही मेरे लिए सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके रखा है कि कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट भी दे रहे हैं, ताकत भी दे रहे हैं मेरी फैमिली के रूप में। बीच बीच में फैमिली भी जैसे नेगेटिव हो जाती है, जैसे मम्मा को मैं बता रही थी, मेरी सर्जरी के टाइम थोड़ा नेगेटिव हो गई थी कि अभी छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या ही करेगी लाइफ में, तो वो एक उनको चिंता थी, तो वो इसलिए बोलती थी कि अभी इसको छोड़ के कुछ और इजी सा कर ले, मतलब वो आता है ना कि माँ की ममता होती है, कुछ भी मान लो। पर आपको कभी नहीं लगा ऐसे कि अगर मेरे शरीर में कुछ हो गया तो क्या मुझे होगा? बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बहुत प्यार है रेसलिंग से, मतलब मेरा बस चले ना, मैं पूरी जिंदगी रेसलिंग कर सकती हूँ, मुझे कुछ मिले ना मुझे कोई रिजल्ट भी ना आए, मतलब मेरे को मेडल की भी जरूरत नहीं है, बस मेरे को रेसलिंग करने के लिए मेरा शरीर फिट रहे। मतलब एक सपना तो होता है, एक गोल सबका अपनी लाइफ में होता है, एक ड्रीम होता है ओलंपिक गोल्ड का, बट मैं इंजॉय करती हूँ रेसलिंग, मतलब मैं वो एक टॉर्चर की तरह या एक करियर की तरह इसको कभी देखती नहीं हूँ, मतलब मेरे इमोशंस जुड़ गए हैं अब इस खेल के साथ में ना, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ रेसलिंग से, मुझे मजा आता है इसको करके, मतलब जो नींद आती है रात को करने के बाद में वो बहुत संतुष्टि वाली होती है, मतलब वो एक जो लाइफस्टाइल है रेसलर का, उठना, हर चीज फॉलो करना, डिसिप्लिन रहना, तो मुझे वो चीजें मतलब बहुत अच्छी लगती है। प्यार हो गया मतलब मुझे उससे बहुत। वो दंगल का भी डायलॉग है ना कोई, मारी छोरिया के छोरा तक कम है। हाँ। तो बिल्कुल वो बात तो सब पे सारी लड़कियां पे लागू हुआ है कि मारी छोरिया के छोरा तक कम है, तो हर लड़की लड़के के बराबर ही अगर वो अपने आप को माने तो। पर आपने नेशनल में भी 6 मेडल्स जीते, हाँ। तो आप नेशनल तक कैसे पहुंचे वो बताइए। नेशनल तक पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, तो जीतती गई, पहुंचती गई। मैं अभी तक 3 बार इंडिया कैंप में जा चुकी हूँ। इंडिया कैंप क्या होता है? इंडिया कैंप क्या होता है, जो आप नेशनल में जब आपका मेडल आता है तो वहाँ से 3 से 4 लड़कियाँ जो बेस्ट होती हैं वो नेशनल कैंप में जाती हैं। हाँ, तो वो नेशनल कैंप में जाती है। वहाँ से क्या होता है, आप वहाँ पे कैंप में रहना होता है, तो जो इंटरनेशनल जितनी ट्रायल्स होती हैं तो वो वहीं पे होती हैं। अच्छा। हाँ, इंटरनेशनल ट्रायल्स होती है तो आप क्लियर करते हो वहाँ से और फिर जा सकते हो ओलंपिक्स में। हाँ, अभी तक मैं मतलब इंटरनेशनल मेरा इतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। उसका भी रीज़न है कि कभी इंजरीज हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोरोना का जो टाइम आया था उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे मैं बहुत पीक पे थी, मैंने अंडर 23 भी खेला था, तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल ही जाने वाली थी, मतलब पूरा अच्छा पीक पे परफॉर्मेंस था। कहाँ जाने वाले थे आप? ट्रायल्स होने वाली थी अंडर 23 वर्ल्ड के लिए, तो वो हुआ ही नहीं ना, पोस्टपोन क्या मतलब कैंसिल ही हो गया था पूरा, कोरोना वाला जो ईयर था। तो उससे काफी नुकसान मेरा नहीं और भी बहुत एथलीट्स का हुआ होगा, बट मैं तो अपने उससे देख के बता रही हूँ कि मेरा बहुत नुकसान हुआ उससे। तो ये इंडिया कैंप में सिलेक्ट कैसे करते हैं लोगों को? ट्रायल्स होती हैं, आपकी ट्रायल्स होंगी, मान लो 3 से 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां भी हैं, मान लो 6 भी हैं, तो उनकी आपस में बाउट्स होती है, जो बेस्ट होती है वो इंटरनेशनल जाती है। ऐसा होता है। हाँ, और जो जैसे एलाइट एथलीट, मान लो मैं ओलंपियन हो जाती हूँ तो उसको कई बार छूट मिल जाती है ट्रायल से कि वो जो जीतेंगी ना 3-4 फाइट जीत के आएगी तो उससे ट्रायल होगा, बट मेरे ओपिनियन में वो चीज़ गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेस्ट है वो बेस्ट है और वो सबको हरा के ही जाए, मतलब जो बेस्ट है, क्योंकि जो छोटे उससे उठ रहा है वो भी बहुत मेहनत करके, या उसका भी तो वही सेम ड्रीम है, तो सेम ड्रीम के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो आपके कैंप में विनेश फोगाट भी थे? हाँ, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सब रही हैं कैंप में मेरे साथ में। तो आपका कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? अच्छा था एक्सपीरियंस, काफ़ी ठीक था, अच्छा था। हाँ, आप खेले भी है उनके साथ, राइट? हाँ, उनके साथ प्रैक्टिस करने को भी मिलती थी। तो आप उनमें ऐसे क्या क्वालिटीज़ देखते हैं जो उनको वहाँ उस लेवल तक लेके गए? उनको देखो, एक तो जैसे मेरे तो कोई फैमिली से कोई रेसलर ही नहीं है, कोई गाइडेंस ही नहीं है, जो भी है ठोकर खा के खुद से ही सीखा है मान लो, लेकिन उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही रेसलर से था, स्टार्टिंग से इतना सपोर्ट रहा है, और कुछ उन्होंने बचपन से भी स्टार्ट किया, एक चाइल्डहुड से उन्होंने अपने एक टाइम दिया है, एक कहते हैं ना अपनी लाइफ का एक हिस्सा दिया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत टाइम दिया है अपनी रेसलिंग में, तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि और भी बेटर हो सकता था इतना टाइम देने के बाद। राइट, वो तो स्कोप हमेशा होता है, स्कोप मतलब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट मुझे लगता है कि मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ
ठीक है, अभी थोड़ा सा गेम प्लान से चलेंगे, थोड़ा और अच्छे से चलेंगे जहाँ कमियां रह गई, क्योंकि कोई गाइड जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड जब आपका रेसलर का ना हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से सीखनी होती हैं। डाइट का हो गया, या फिर मान लो चोटें वगैरह लगना हो गया, टेक्निकली हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ही सीखनी पड़ती हैं। तो आपका कोच कौन है अभी? अभी मेरे जो कोच हैं वो जसबीर ढाका हैं, हिसार से हैं वो। हाँ, और मेरी बाहर से भी एक कोच है वैसलीजा करके, जिनके पास मैं बाहर ट्रेनिंग करके आई थी। हाँ, तो मतलब इंडिया में तो वही है मेरे कोच। तो इन्होंने कोई फेमस एथलीट्स को किया हुआ है ट्रेन? हाँ, सभी इंटरनेशनल है इनके पास में एथलीट्स जो है ना, मतलब जूनियर वाले ही हैं ज़्यादातर। सीनियर तो एक मैं ही हूँ, एक दो लड़कियाँ और हैं। तो अच्छे हैं कोच, बहुत अच्छे हैं, बट वही है कि थोड़ा वो इंडियन मेंटेलिटी है, जैसे कि मतलब सबको एक ही उसमें रखते हैं, पलड़े में रखते हैं कि सभी बच्चे बराबर, लाइक कोई बच्चा बहानेबाज होता है, कोई डेडिकेटिव होता है, तो सबको एक तरह से ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उतना बाहर वाले कोचेज़ और अपने जो कोचेज़ है कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी डिफरेंस है उसमें। पर रेसलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है किसी रेसलर को टॉप पे आने के लिए? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और क्लीन डाइट। डाइट में क्या खाना चाहिए किसी को भी अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है? तो मैं तो देखो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो मोटिवेट ही वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन खाने के लिए ही करती हूँ। बट खाने वाले लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं बहुत सारे, जैसे कि मेरे साथ वाले सभी मतलब नॉन वेज हैं, नॉन वेज ही खाते हैं। क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जाना होता है तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, बट मैं तो मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी मन में ठान लेती हूँ तो कर लेती हूँ मैनेज। तो डाइट में क्या होता है कि हर चीज़ एक सबसे पहले एक डिसिप्लिन होता है, अपने दिमाग को, अपने मन को कंट्रोल करना होता है कि अभी ये खाना है, ये नहीं खाना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई नहीं आज खा लेती हूँ या कल देख लूँगी, कल थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे, तो नहीं, वो सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती। तो वो एक माइंड को एक वो इंस्ट्रक्शन देना होता है कि फॉलो करना है। वो एक होता है ना कि अपने हमारी जीभ को भी, हमारी बॉडी हमारे दिमाग से चलती है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, अपनी जीभ को कंट्रोल करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो बोलोगे वही करेगी बॉडी। हमारी बॉडी खुद से बिना दिमाग के कैसे चलेगी ना। तो वो अपने दिमाग को उस लेवल पे ट्रेन किया जाता है, डिसिप्लिन किया जाता है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। बट जैसे आप सुबह किस चीज़ से अपना दिन शुरू करते हो खाने में, और रात तक क्या खाते हो? मैं सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के 4 से 5 गिलास पानी पीती हूँ। 5 गिलास? हाँ, 4 से 5 गिलास पानी पीती हूँ, क्योंकि जो पूरी रात क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी रात हम पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाती है। तो सुबह पहले उठ के पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। गरम भी पी सकते हैं, ठंडा भी, नॉर्मल भी, मतलब जैसा बहुत ज़्यादा ठंडा फ्रिज का नहीं पीना, नॉर्मल भी पी सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मल नींबू डाल के थोड़ा पीना चाहिए। वो डिपेंड करता है, किसी को अच्छा लगे। नींबू डाल के आप 4 गिलास नहीं पी पाओगे, तो नॉर्मल वाटर ही सबसे बेस्ट वाटर है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो नॉर्मल वाटर ही लेती हूँ, 4 गिलास पानी। फिर उसके बाद मैं अपना जो रूटीन है, फ्रेश वगैरह होना, अपना सब करना। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो मेरे 6 मील्स हैं, मैं दिन में 6 मील्स लेती हूँ, छोटे छोटे मील्स, पोर्शन में बांटे हुए हैं ग्राम्स में, तो उस हिसाब से मैं लेती हूँ। कितने ग्राम्स लेते हो आप? ग्राम्स तो अभी मैं एक्यूरेट आपको कैसे ही बताऊंगी, जो मेरे साथ रहती है उसी को ही पता है। थोड़ा आइडिया देती हूँ, 150 ग्राम्स के बीच में ही होती हैं सब चीज़ें। हाँ, तो क्या वेजिटेरियन, लाइक मैं ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खाती हूँ, वेजिटेबल्स खाती हूँ, सैलेड्स खाती हूँ। लोगों को लगता है वेजिटेरियन में ऑप्शन नहीं है, बट वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शन है। हाँ, इसके लिए आप बताइए आप क्या क्या लेते हैं? मैं सैलेड वगैरह खाती हूँ, सैंडविच हो गई, एवोकाडो टोस्ट हो गया, सीड्स हो गए, और ड्राई फ्रूट्स हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब चीज़ खाती हूँ। बादाम पानी हो गया, बादाम का पानी, आलमंड वाटर, जो आपने देखा होगा बहुत सारे रेसलर्स उसमें कुंडी सोटे में बनाते हैं। हाँ। तो वो बहुत पावरफुल होते हैं। बहुत अच्छी रिकवरी होती है उससे। हाँ, जो आप बोल रहे थे कि मेरी स्किन इतनी अच्छी क्यों लगती है, तो उसका कहीं ना कहीं एक सीक्रेट वो भी है। अच्छा, तो वो हाइड्रेट रहता है। मतलब आप बादाम पानी पी रहे हो, देखो ना कि वो हर किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होता है, उसके लिए आपका डाइजेशन भी फिट होना चाहिए। एक पहलवान जो मेहनत करने वाला है वही उसको हजम कर सकता है। ऐसा है क्या? आप नॉर्मल पर्सन को अगर 1 गिलास दे दोगे तो उसका डाइजेशन हिल जाएगा पूरा। हाँ, अरे बाप रे, तो थोड़ा हैवी होता है। तो रेसलर्स जितने भी होते हैं वो सब पीते हैं बादाम पानी। मुनक्खा हो गया, बादाम पानी हो गया। मुनक्खा लाइक वो जो किशमिश होती है दूसरे वाली बीज वाली, उसको भिगो के रखते हैं। उसको पीने से आपका जो होता है स्टेमिना पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपका एरेथोपाइटिन ईपीओ लेवल बढ़ा देता है आपका। अच्छा, इंक्रीज करता है। तो नेचुरल जब आपका ईपीओ बढ़ता है तो VO2 मैक्स बढ़ता है। ये क्या होता है?
ये बहुत थोड़ी साइंटिफिकली बातें होंगी, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा। तो मतलब ये सब मतलब एक तरह से बेनिफिट देता है, स्टेमिना आपका इंक्रीज हो जाता है। तो डाइट अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट होता है। एक नॉर्मल पर आपने बोला आप 6 मील्स खाते हो डे में, तो ब्रेकफास्ट और बाकी क्या होता है? ब्रेकफास्ट लिया सुबह उठ के, देन उसके बाद मैं प्री वर्कआउट मील खाती हूँ, मतलब वर्कआउट पे जाने से पहले, फिर पोस्ट वर्कआउट मील खाती हूँ, फिर उसके 1 घंटे के अंदर ही मैं लंच करती हूँ, फिर मैं रेस्ट वगैरह करके एक स्नैक लेती हूँ, कोई भी हल्का, और देन उसके बाद डिनर में बिल्कुल लाइट होता है, सूप वगैरह हो गया, क्विनोआ हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। और सनसेट के पहले खा लेते हो? मतलब कोशिश रहती है। अभी तो थोड़ा जैसे कि मुंबई में आने के बाद में थोड़ा सा रूटीन, थोड़ा सा टाइम का फ़र्क हो गया है। जैसे पहले 5 बजे उठना होता था, तो अभी 7-8 बजे उठना होता है। तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का फ़र्क हो गया, तो 8-9 बज जाते हैं। वरना जब मैं प्रॉपर रेसलिंग करती हूँ तो उस टाइम पे तो मैं 8 बजे से पहले ही मतलब खाना ही है हर हाल में, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना होता है, तो दैट्स वाई 11 बजे से पहले सोना होता है। तो वो सब रूटीन होता है, टाइम टेबल सेट होता है, तो उसी हिसाब से मतलब वो खाना पीना डाइट सब प्लान होता है। और आप प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स में क्या लेते हैं? जैसे प्री वर्कआउट मील में मैं कभी कभी टोफू सैंडविच ले लेती हूँ, कभी एवोकाडो टोस्ट ले लिया मैंने, कभी सीड्स खा लेती हूँ, जो मिक्स सीड्स होती हैं, सो ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो वो अलग अलग दिन अलग अलग होता है, ताकि वो बोर भी ना हो, थोड़ा अलग अलग टेस्ट आता रहे। और पोस्ट वर्कआउट में जैसे कि सब्जियां हो गई बहुत सारी, ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ब्रोकली, ये सब चीज़ें रोस्ट करके हर्ब्स वगैरह के साथ में। पनीर हो गया 50 ग्राम 100 ग्राम, अपनी बॉडी के वेट के अनुसार होता है वो कितना लेना है। तो बॉडी में क्या होता है कि हर चीज़ थोड़ा सा अपनी बॉडी कंपोजिशन के अनुसार, कितना ग्राम फैट, कितना ग्राम हमें प्रोटीन लेना है, कितना ग्राम फैट लेना है, कितने हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये सब चीज़ें मतलब एक डाइटिशियन आपको मतलब गाइड करती रहती है ये सब तो चीज़ें। आपके पास डाइटिशियन कब से है? मेरे पास डाइटिशियन बहुत पहले से है, बट अभी थोड़ा सीरियस वाला डाइट फॉलो कर रही हूँ। ओलंपिक्स में खेलना है। हाँ, ओलंपिक्स में खेलना है, क्योंकि ड्रीम बड़ा है, तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस भी और डिसिप्लिन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो तो है, पर किसी को भी अगर ओलंपिक लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो उनको कितने साल पहले एकदम फोकस्ड और सीरियस हो जाना चाहिए? आई थिंक 4 इयर्स। 4 इयर्स से तो बहुत कम है। मतलब बचपन से हो जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन 4 साल पहले तो कुछ ज़्यादा ही हो जाना चाहिए, लाइक 80-90% की बस अब तो मरना जीना है ऐसा वाला। हाँ। और उन 4 साल में ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट कर सके? वही ना, डिसिप्लिन। जैसे कि मुझे लगता है कि लोग बोलते कि तेरे में ऐसा क्या है कि तू गोल्ड जीतेगी, तू, और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करें। मुझे क्या लगता है कि जो मुझ में है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि मैं मेहनत कर सकती हूँ। मैं मेहनत बहुत कर सकती हूँ, मैं मेरी बॉडी को पुश कर सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग है ना, मेरी सुनता है, मेरा दिमाग मेरी सुनता है, मेरा दिमाग जो बोलेगा वो मेरी बॉडी करती है, तो मैं अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकती हूँ। दूसरा, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। तीसरा, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं कर्मा बिलीवर हूँ, मैं कर्म में बिलीव करती हूँ कि मैं कर्मा अच्छा कर रही हूँ तो मुझे फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो मुझे ये चीज़ें मुझे दूसरों से डिफ्रेंशिएट करती हैं। पर ये सारी चीज़ें तो मोस्टली सब लोग बोलते तो है, पर कर नहीं पाते ना, वही चीज़ है ना। अभी बोलने को तो अब कोई भी ये नहीं बोलेगा ना कि मैं मेहनत नहीं करता, मैं अच्छी डाइट नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, बट मैं फॉलो करती हूँ। और इसीलिए मेरा इतना शॉर्ट टाइम है करियर का। मेरे को रेसलिंग, नहीं तो लोगों को 3 से 4 साल में तो रेसलिंग समझ में ही नहीं आता क्या होता है। और मैंने इतना कुछ अचीव किया है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे किया है मैंने। तो इतनी सब चीज़ें ऐसी, मैं बोलती हूँ कर्मा बिलीवर हूँ। अगर मैं अच्छे कर्म नहीं करती तो शायद मैं आज आपके साथ यहाँ बैठ के पॉडकास्ट भी नहीं दे रही होती, और इतने लोग मुझे जानते भी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मेरी मेहनत है, डिसिप्लिन है। और इतनी चोटें लगने के बाद मेरी 2 घुटने की सर्जरीज हो चुकी हैं। कब हुई थी ये? मेरी ये 2022 में हुई थी घुटने की सर्जरी। कैसे? ACL जो है मेरा, ACL टूट गया था रेसलिंग में? हाँ, रेसलिंग में ACL टूट गया था। उसके बाद मेरा, मतलब ऐसा क्या मूव किया था उनने आपके? रेसलिंग में देखो क्या होता है, कुछ भी पता ही नहीं होता है। आप फील्ड में होते हो, आपका दूसरा अपोनेंट होता है, कुछ नहीं पता होता, बस खेल रहे होते हो, और कहीं पे भी दबाव आ सकता है आपके। ट्रेनिंग में भी आपको इंजरी हो सकती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन खाली रेसलिंग में नहीं बोलेंगे, किसी भी स्पोर्ट्स में ACL इज वेरी कॉमन। फुटबॉलर्स को भी होती है,
कबड्डी वालों की भी होती है। तो मतलब ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं तकरीबन होती हैं सबको। तो फिर उसमें आपको क्या हो गया था पाँव में? उसमें मेरे पाँव में जो ACL मेरा टूट गया था, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पीछे से ग्राफ्ट लेते हैं हैमस्ट्रिंग का। हाँ। और वो आपको घुटने के आगे लगाते हैं। हाँ। तो वो क्या होता है, अननेचुरल होता है, भगवान ने नहीं बनाया होता, वो डॉक्टर्स ने बनाया है। अच्छा। तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन आने में वो एक लिगामेंटाइजेशन एक प्रोसेस होता है। हाँ। उसमें टाइम लगता है 9 से 10 महीने। तो आप कुछ भी कर लो लेकिन वो 9 से 10 महीने लेता ही है। और आपको मेहनत करनी होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है। हाँ। आपको क्योंकि आपका घुटना जबरदस्ती आपको सीधा करना होता है, मोड़ना होता है, आपका घुटना अटक जाता है, मुड़ता नहीं है, सीधा नहीं होता है। मतलब वो सीधा हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता है। हाँ। बट वो फोर्स, वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपको पेन में। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो ठीक नहीं होता है। तो आपने वो सब किया? हाँ वो सब किया, वो सब रिहैब किया मैंने अच्छे से। और मेरी जैसे मसल्स टाइट थी, मैंने बहुत मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं मसल्स मेरी टाइट होने की वजह से मेरा स्टिफनेस और भी ज़्यादा था। हाँ। तो मेरा दोबारा भी फिर सर्जरी हुआ 6 महीने बाद, क्योंकि वो घुटना जो है जाम हो गया था, स्टिफ हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उसके लिए वो दोबारा से उन्होंने, डॉक्टर ने उसको क्लीन किया, जो चीज़ें उसको स्कार टिश्यू बन रहे थे उनको क्लीन किया। तो वो सब चीज़ें की। तो फिर मेरे को थोड़ा मैं आने लगी ट्रैक पे, मेरा घुटना सीधा होने लगा। मेरा घुटना यहाँ पे आके रुक गया था। हाँ। ऐसा नहीं हो रहा था। तो आप चलते कैसे थे? चलती थी ऐसे लंगड़ा के चलती थी। और उस कितने टाइम तक था ये? 1 महीना तो पूरा मैं उससे चली हूँ। वॉकर होता है उससे चली हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक तरह से आप नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाते हो अच्छे से, लंगड़ा के चल रहे हो। लेकिन फिर रिहैब करते 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 वो बैक टू स्पोर्ट में वापस आ गई पहले कितने जैसे टाइम थी। में? मैं 1 साल में मैंने वापसी कर दी पर थी। 1 साल तक आपको इतना तकलीफ हुआ? हाँ इतना तकलीफ 1 साल तक हुआ। अब तो मेंटली अब इतने स्ट्रांग कैसे थे उसको झेलने के लिए? स्ट्रॉन्ग वही ना कि जब आपका पैशन, आपका ड्रीम इतना बड़ा हो ना, तो आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है। और कहीं ना कहीं सिचुएशंस, किसी चीज़ के लिए भूख, जैसे मुझे मेडल की भूख है, तो वो भूख उस दर्द से ज़्यादा है। हाँ। और सपने से प्यार की रेसलिंग करना है, ठीक होना है, तो वो सब चीज़ें फिर वो पेन सहने की आपको शक्ति देती है। और मैं तो स्टार्टिंग से ही मतलब थोड़ी मेंटल ऐसे टफ हूँ कि चीज़ों की आदत है। हाँ। शरीर को उस तरह से आदत है। और अगर आना मतलब ये सब चीज़ नहीं करनी होती तो शायद इस स्पोर्ट्स में नहीं आती मैं। हाँ। तो मैं उन चीज़ों के लिए भी रेडी थी कि भाई चोटें भी लग गएंगी, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, कोई भी इधर से उधर उठा के पटक सकता है, आपका पैर किसी दूसरे के हाथ में होता है, वो तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है। हाँ। तो मतलब कुछ भी सिचुएशन बन सकती है ट्रेनिंग के दौरान। स्पोर्ट्स में मतलब पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो, इंजरी हो गई, तो तैयारी तो सभी करते हैं, बट इंजरीज आपका डाउनफॉल होती हैं। तो आपकी बिगेस्ट इंजरी कौन सी है अभी तक? बैक सर्जरी। और वो कैसे हुआ 9 था? से 10 महीने ना, अभी हाँ 9 महीने हो गए हैं। मतलब क्या हुआ था बैक में? बैक में मेरे को क्या हुआ था कि पहले थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग से। हाँ। तो मैंने वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाई कि स्टिफनेस है, मसल सोरनेस है। तो क्योंकि हमारा रेसलिंग क्या होता है, झुक के करना होता है, ऐसे झुकना होता है। तो मसल थोड़ा कई बार स्टिफ हो जाता है, भर जाता है, फटीग हो जाता है। तो समझ में नहीं आएगी ये पेन चोट वाला है या क्योंकि रेसलिंग में पता है क्या होता है, जब आप आउट करके जाते हो रात को आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पेन होता है, तो नींद भी बड़ी अच्छी आती है, शांत, मतलब दर्द हो रहा होता है ना, तो वो मीठी मीठी नींद आती है, मजा आता है। मतलब बेड पे लेट के ना मतलब मजा आता है बहुत, कि वो थोड़ा थोड़ा पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो पता नहीं लगता था कि यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, सब कहीं दर्द था। तो पता ही नहीं लगा कि वो चोट है कहीं ना कहीं। तो उसको इग्नोर करती रही, प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि मन में ये था कि पीक पे आई हुई हूँ, वर्ल्ड में 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से मैं हार गई। तो ये था कि भाई मेरे को अच्छा करना है अभी आगे। तो पुश करती रही। फिर एक दिन सुबह उठी ट्रेनिंग के बाद में, और मेरे को पूरा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला पेन था। और ये चीज़ मेरी पूरी सुन्न हो गई थी, नीचे की पंजा होता है ना, सुन लाइक फील नहीं हो रहा था कुछ भी। तो मैं बहुत घबरा गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा दी, दवाइयाँ दे दी, बोले देखो 1 हफ्ता रेस्ट करके देखो। तो मुझे बहुत मतलब और भी ज़्यादा पेन हो गया, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ, कि बहुत परेशान हो गई, डिप्रेस हो गई, नींद ही नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि रात को सोने में भी दर्द हो रहा था, करवट लेने में भी दर्द हो रहा था। मतलब एक एक्सट्रीम, जो आज तक मुझे कभी इतना दर्द नहीं हुआ, मुझे उतना दर्द मुझे उस टाइम पे फील हो रहा था कि बस कैसे भी करके दर्द ठीक हो जाए,
कुछ भी करके, बट वो हो ही नहीं रहा था। फिर MRI वगैरह कराया तो पता चला कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि जो डिस्क है वो पूरा निकल के पूरा टीयर हो गया, पूरा बाहर आ गया है, और वो पूरा आपकी जो नर्व है उसको दबा रहा है, तो ये पूरा पैर भी आपका वीक हो जाएगा, सुन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सर्जरी करवाना ही पड़ेगा। तो सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि अभी तो करियर फिनिश ही हो जाएगा, क्योंकि बैक सर्जरी तो बहुत मेजर सर्जरी है। इसके बाद कमबैक कुछ ही लोग कर पाते हैं। मतलब इसमें से अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग में से एक ही आदमी, मतलब इसमें कमबैक के चांसेस कम होते हैं। क्यों, ऐसा क्या होता है? क्योंकि ये बहुत मतलब मेजर सर्जरी है, ये बैक की जो सर्जरी है बहुत मेजर सर्जरी है। बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल रूटीन में आना भी। अच्छा। तो वो स्पोर्ट्स करना, उतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करना, उछलना कूदना, उतना 100 किलो वजन उठाना, तो वो वीक हो जाती है वो चीज़, वो बात आने में टाइम लगता है। मतलब वो चांसेस कम होते हैं, वो जो कमबैक रेट है वो बोलते हैं कि कम है रिटर्न टू स्पोर्ट्स। तो अपने इंडियन एथलीट्स में हुआ है बैक सर्जरीज किसी का? कुछ ही लोगों का हुआ है, जैसे क्रिकेटर है उनका हुआ है, हार्दिक पांड्या का, सॉरी हाँ ऋषभ पंत का तो घुटने का हुआ था, हार्दिक पांड्या का हुआ है। तो लगता है टाइम। और भी एथलीट्स का सर्जरी हमारे रेसलिंग में भी हुआ है, एक सुमित करके, बट ये भी डिफरेंट होता है कि किसका किस लेवल का हुआ है। जैसे मेरा डिस्केटोमी हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस सर्जरी का बोलते हैं कि कमबैक मुश्किल, मतलब लोगों के दिमाग में है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मैं तो 9 महीने में। डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने वही बोला था कि देखो है तो थोड़ा सा, मतलब क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपको सच ही बोलेंगे, वो आपको झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने बोला था कि देखो जर्नी मुश्किल होने वाला है, कमबैक उतना इजी नहीं होगा, और आपको पेशेंस चाहिए होगा बहुत भर के। लाइक आप जल्दी नहीं कर सकते, वो घाई नहीं कर सकते कि जल्दबाजी, जैसे अपने घुटने के टाइम पे आपने पुश कर दिया 9 महीने बाद, तो इसमें पुश करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जितना टाइम लेगा उतना लेगा, पूरा 1 साल तो मान के चलो। आपके पास उतना टाइम है तो करो सर्जरी। अगर आपको स्पोर्ट्स करना है, आगे आपका ड्रीम बड़ा है, ओलंपिक के लिए जाना है, तो आपको सब्र करना होगा, और जैसे बोला जाएगा वैसा फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है कर दो। मैं बिल्कुल भी नहीं, ना मैं डरी ना मैंने कुछ हो गया। घर वाले थोड़ा डर रहे थे, बैक की सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा। आपके हस्बैंड क्या बोले आपको? वो तो चिल रहते हैं, वो कभी भी मतलब मैं जो बोलती हूँ वो बोलते हैं ओके है। हाँ मतलब मैं कुछ भी बोलूँ वो ओके बोलते हैं, वो अपना कुछ रखते ही नहीं है कभी भी। अच्छा। हाँ मतलब अपना कुछ ओपिनियन कभी नहीं रखते, वो बोलते तूने जो सोचा होगा, तूने जो किया होगा वो ठीक ही है। How nice. हाँ तो वो ऐसे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को लग रहा है कि भाई सर्जरी से रिलीफ मिल जाएगा, और भाई तेरे को लग रहा है तो कमबैक कर लेगी तो करवा ले। तो मैंने सर्जरी झटपट मैंने सर्जरी करवाई। फिर कमबैक कैसे किया आपने? कमबैक मैंने रिहैब किया कंटिन्यूअसली। मैं रिहैब में 9 महीने से रिहैब कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। रिहैब में क्या होता है? रिहैब में क्या होता है कि आपको वापस हर चीज़ आपको रूटीन में लाया जाता है, आपको पेन फ्री किया जाता है। लाइक जो दर्द है उसको ख़त्म किया जाता है। बैक सर्जरी के बाद में आपको 1-2 महीना नीचे बैठने के लिए मना किया जाता है, नीचे नहीं बैठ सकते आप, आलती पालती नहीं मार सकते, झुक नहीं सकते। मैं 2 महीने झुक नहीं सकती थी, ऐसी चीज़ नहीं उठा सकती थी नीचे से। तो ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है, सीधा सोना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है वो फॉलो करनी होती है। छोटी छोटी बैंड्स, रेजिस्टेंस बैंड के साथ आपको एक्सरसाइज करनी होती है। मसल्स को, वो मसल्स जीरो पे आ जाती है, समझ रहे हो आप? उसको कुछ नहीं आता। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, मतलब बहुत मसल मेमोरी जीरो हो जाती है, मतलब सब भूल जाता है वो। तो उसको वो वापस से वो ट्रैक पे लेके आना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, वर्कआउट करना होता है। तो अभी वापस मैं आ गई हूँ, मतलब लगभग पेन फ्री। अभी भगवान की कृपा रही तो आगे भी मतलब मार्च तक टारगेट किया है रेसलिंग करना। हाँ रेसलिंग स्किल्स मैंने स्टार्ट कर दी हैं। लाइक पार्टनर के साथ अभी डॉक्टर ने मुझे अलाउ नहीं किया है। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा और वेट करेंगे, देखेंगे। क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है कि जब आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स आते हो तो आपको छोटी छोटी और भी जगह इंजरीज होती जाती है, क्योंकि और मसल्स भी तो आपकी वीक हो जाती हैं। लाइक कभी शोल्डर में पेन हो गया, कभी घुटने में हो गया, कभी कोई मसल स्ट्रेन हो गई, कभी कुछ, तो वो छोटी छोटी भी साथ में होती रहती है। तो उसके लिए भी आपका टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो रेस्ट करना पड़ता है, 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। तो उतना आसान नहीं होता है। तो मैं तो उस चीज़ के लिए रेडी थी, मुझे पता था कि आसान नहीं है, बट मुझे तो करना ही है। मैंने सोच लिया था कि मैंने ये पूरा साल देना है, इंजरी को अच्छे से ठीक करना है, और जनवरी तक मुझे अपना पूरा फिटनेस में आके मार्च से मैं स्टार्ट करूँगी अच्छे से। मतलब मैंने ऐसे सोचा है, अभी तक वैसा चल रहा है। हाँ मतलब स्मूथली चल रहा है। तो मार्च से आप वापस टूर्नामेंट्स में खेलेंगे? नहीं, टूर्नामेंट्स तो मैं अगस्त सितंबर से खेलूंगी तैयारी, क्योंकि टूर्नामेंट्स डायरेक्ट मैं उतना बड़ा तो शायद कोई भी नहीं होगा
हाँ कि ओलंपियन भी आई थिंक सीधा ऐसे जाके नहीं खेल सकता, हाँ। प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाँ। करनी पड़ेगी, क्योंकि और लोग भी मेहनत कर रहे हैं। कोई भी बिना, अभी एक रेस में अगर 10 लोग भाग रहे तो 10 के 10 मेहनत करके आए, उन्होंने काम किया एक ड्रीम के लिए। हाँ। तो उनको अगर आपको पकड़ना है तो आपको बहुत दिमाग से डिसिप्लिन होके हर चीज प्लान करके गेम प्लान के अनुसार चलना होगा, तब जाके आप उनके पहले, आप सीधा जाके जीत भी नहीं सकते हो। हाँ। आप पहले उनके बराबर जाओगे, वो हर चीज का एक प्रोसेस होता है, फिर आप कहीं कंपटीशन में दिखोगे। हाँ। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स आफ्टर इंजरी थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी ट्राई वही है, क्योंकि ड्रीम मेरा बड़ा है और मुझे श्योरिटी कि मैं करूँगी, क्योंकि अगर मुझे नहीं करना होता ना तो भगवान बार बार मुझे उसी चीज़ में लाके कहीं ना कहीं मेरा दिमाग वहीं नहीं, मतलब मैं हट ही नहीं पा रही हूँ उस चीज़ से। हाँ। तो उनको देना है, मुझे देना नहीं होता तो वो मेरी बैक सर्जरी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। 9 महीने में इतना सब होना, वो भी एक मतलब एक मिरेकल ही है। मतलब मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ, 9 महीने ही हुए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। पेन फ्री हूँ, कमर में प्रॉब्लम नहीं है, वजन भी उठा पा रही हूँ, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर पा रही हूँ, रेसलिंग स्किल्स स्टार्ट कर दिए हैं। कहाँ सीखते हैं आप ये सब? ये सब कोचेस होते हैं, पूरी टीम होती है, जैसे हॉस्पिटल जहाँ से मैं वो कर रही हूँ रिहैब की पूरी टीम होती है। हाँ। जो स्पोर्ट्स पर्सन पे काम करती हैं। ओके। हाँ तो आप कोकिलाबेन में वो हाँ, करते हैं? कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, वहाँ से ही मेरा पूरा रिहैब और ये स्ट्रेंथ कंडीशनिंग हो रहा है। ओके। तो वहाँ से वो पूरा मैं फॉलो करती हूँ, जो डॉक्टर बोलते हैं, जो भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बोलते हैं, मतलब उनका सब सुनती हूँ, सब फॉलो करती हूँ। और रिकवरी टेक्निक्स में आप क्या क्या यूज़ करते हैं जो बाकी स्पोर्ट्स पीपल भी आजकल कर रहे हैं? पर इंडिया में इतना नहीं है, बाहर बहुत है। हाँ, रिकवरी के लिए मैं एक हेल्थ कल्चर करके हैं, तो वहाँ मैं जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी लेती हूँ, क्रायोथेरेपी लेती हूँ। तो क्रायोथेरेपी से जो मेरी मसल सोरनेस वगैरह है, जो वर्कआउट के बाद फटीग होती है, तो वो रिकवर हो जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी से भी मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है? ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है कि वो एक चैम्बर होता है। हाँ। आपको उसके अंदर 1 घंटा रखते हैं ऑक्सीजन आपका सेट करके, तो वो आपकी मसल रिकवर करता है, कोई भी चोट होती है वो रिकवर करता है। तो मुझे वो चीज़ें फील होती है जब मैं उसके अंदर लेट के 1 घंटा बाहर आती हूँ, तो मुझे बहुत लाइट फील होता है। छोटे मोटे जो पेन होते हैं वो गायब मिलते हैं, मसल सोरनेस कम लगती है। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे अपनी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क लगता है। हाँ। कि जो मेरा VO2 मैक्स है, मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है। एक्सरसाइज करने के दौरान मैं थोड़ा कम थक रही हूँ। हाँ। तो मतलब फ़र्क लगता है बहुत रिकवरी अगर आप एडवांस लेवल पे कर रहे हो। तो सबसे बड़ा, वैसे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिकवरी तो स्लीप है। हाँ। उसके बाद सब चीज़ें आती हैं। कितना घंटा सोते हो आप? 8-9 घंटा तो जरूरी सोना है मुझे, मतलब चाहिए ही सोना। सबको ही सोना चाहिए? सबको ही सोना चाहिए 8-9 घंटा। तो लोग कोई क्यों भी हो। बोलते हैं ऐसा कि 6 घंटा की स्लीप का प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं? देखो, 6 घंटा स्लीप एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए, क्योंकि वो मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा, हाँ। फिजिकली उसको इतना फटीग, उसकी मसल को चाहिए। आपको मेंटली फटीग आप 6 घंटे में शायद आप खत्म कर सकते हो सो के, बट एक फिजिकली फटीग आपकी मसल्स को वो टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 से 7 घंटे रात को सो के 1 घंटा दिन में। जैसे मेरा तो रूटीन यही था कि रेसलिंग जब करते सुबह ट्रेनिंग किया तो दोपहर में 1 घंटा सोना ही है। तो आफ्टर स्लीप मैं एकदम रिफ्रेश हो जाती हूँ, रेडी फॉर अनदर सेशन हो जाती हूँ, वापस से रिबूट हो जाती हूँ। तो फिर वो पूरा 100% दिया जाता है। तो अभी आप मार्च से तैयारी करेंगे? हाँ, मार्च से मैं ओलंपिक्स के लिए? बिल्कुल 2028 लॉस एंजलिस में। हाँ। आप मुझे देखना। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हम लोग सब चीयर हाँ, करेंगे आपके लिए। हाँ, वहाँ पे मैं आपको मिलूंगी और मैं बहुत मतलब श्योर हूँ कि इस बारी मैं पक्का जाने वाली हूँ। हाँ। क्योंकि मैं कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं रखूंगी। जो चीज़ मुझे लगती है मैं अपने अंदर चेंज कर सकती हूँ, मैं अपनी हर वो कोशिश करूँगी। 100% मैं दूंगी हर चीज़ में। पर यहाँ से अभी रास्ता ओलंपिक पे पहुँचने के लिए बहुत, अभी तो क्या क्या करना है, क्या पहली पड़ाव सीढ़ी पार भी करने चढ़नी है। पहले तो अभी स्टार्ट से करना है, 0 से। हाँ। मैंने तो अभी यही सोचा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं एक स्टार्टिंग का रेसलर हूँ। मेरे पास सिर्फ 4 साल है ओलंपिक के लिए। हाँ। और 0 से मुझे स्टार्ट करना है। बस मुझे जो रेसलिंग में जो मैंने सीख लिया वो चीज़ें मेरी मसल्स में याद है या दिमाग में याद है, टेक्निक्स वगैरह, बट मुझे 0 से स्टार्ट करना है। तो पहले मुझे क्या डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयारी करनी होगी, स्टेट के लिए करनी होगी, फिर मुझे नेशनल के लिए करनी होगी। तो वो दोबारा से डिस्ट्रिक्ट वापस खेलेंगे? हाँ, सबको खेलना पड़ता है। अच्छा। ओलंपियन को भी खेलना पड़ता है। अब कुछ लोगों का चल जाता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि अब काफ़ी रूल्स आ गए हैं। तो ओलंपियंस को ये होता है कि थोड़ा छूट ये मिल जाती है कि नेशनल खेलें वो। हाँ, डायरेक्ट नेशनल। तो अभी मेरे को तो क्या है कि 2 साल से मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरी। हाँ।
क्योंकि कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, तो मुझे दोबारा से, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं दोबारा से जाऊँ, क्योंकि उससे आपका ही एक्सपीरियंस बढ़ता है कहीं ना कहीं। आप अच्छे हो, आप जीरो से लड़के जा रहे हो ना, तो आप स्ट्रोंग होते जाते हो। कौन से डिस्ट्रिक्ट में खेलेंगे आप? हरियाणा से खेलती हूँ। वहीं से? हरियाणा से खेलूंगी अभी। सब अच्छा। मेरा, जैसे कि अभी मेरी मैरिज हरियाणा में हुई है, तो हाँ। फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सब उधर के बन गए हैं मेरे। ओके। हाँ, तो हरियाणा से खेलूंगी। और तो वो पहला पड़ा होगा? वो पहला पड़ा होगा। फिर उसके बाद फिर मैं नेशनल खेलूंगी। हाँ। फिर मैं इंडिया गेम में जाऊंगी। देन फिर इंटरनेशनल ट्रायल्स वगैरह, वहाँ से आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। अच्छा। ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह के लिए, मतलब आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, आप बाहर ट्रेनिंग कर सकते और हो। वो स्पॉन्सर्स लोग क्या देते हैं आपको? स्पॉन्सर्स हर वो चीज़ देते हैं जो एक एथलीट को चाहिए होती है। आपको हाँ। फिजियो देते हैं, आपको डाइट्स प्रोवाइड कराते हैं, ओह। आपको, आप एक एलाइट एथलीट ओलंपियन हो तो आपकी एक पूरी टीम होती है 6 से 7 बंदों की, जिसमें एक कोच होता है स्ट्रेंथ कंडीशनिंग वाला, एक फिजियो होता है, एक डाइटिशियन होती है, हाँ। आपका कोच होता है, फॉरेन कोच होता है एक, और भी आप किसी को अपने फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करना चाहो, जिसको अपना साथ रखना चाहते हो, हाँ। वो होता है। अच्छा। साइकेट होती है, साइकोलॉजिस्ट होती है। ओ, आपको प्रिपरेशन हाँ, करवाने के वो लिए? एलाइट एथलीट को मिलती है। हाँ। तो मतलब सब चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ मिलती तो हैं। ये कैंप में जाने के बाद मिलती कैंप है? में जाने के बाद में, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब तक आप परफॉर्मेंस, हमारी इंडिया में थोड़ा है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से ग्रास रूट से उतना नहीं मिलेगा, आपको पहले हाँ। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जब जाके आपको सपोर्ट पर ये मिलता तो बाहर भी होगा ना ऐसे ही? है। नहीं, बाहर थोड़ा सा ये कि आपको थोड़ा ग्रास रूट से ही थोड़ा पुश अच्छा मिलता है। हाँ। हाँ, जैसे कि मतलब क्या अलग स्कूल होता है टाइम उधर? से ही, अभी भी थोड़ा आ गया इंडिया में, बट उसको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा उतना। हाँ। मतलब कोई भी चीज़ नहीं आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता ही है सेटल होने में या उसको अप्लाई होने में। हाँ। अभी भी जैसे स्कूल गेम्स वगैरह हो गए, खेलो इंडिया हो गया, तो काफ़ी आ तो रहा है सपोर्ट, सरकार की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आ रहा है स्पोर्ट्स में अब तो। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी देखा होगा आपने, अपनी इंडिया अभी अच्छा कर रही है, ओलंपिक में भी बहुत अच्छा किया है सबने। हाँ। तो वो जो चीज़ें आ रही हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है एथलीट्स कर रहे हैं, अच्छा हाँ। कर रहे हैं बहुत। तो आपका ये 2024 पेरिस ओलंपिक्स पे आपका क्या कहना है? जो भी स्पोर्ट्समैन गए थे और स्पोर्ट्स वुमेन गए थे ओलंपिक्स में खेलने के लिए, इस बार हमारे मेडल्स अच्छे खासे आए बहुत हैं। अच्छे हैं इस बार हमारे हाँ। मेडल्स बहुत अच्छे हैं। रेसलिंग में भी हमारा मेडल आया है एक, हाँ। अमन सेरावत का। विनेश फोगाट का भी मेडल आता, बट वो चूक गया, हाँ। वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी वो। हाँ, पर ये आपका ही इंडस्ट्री है रेसलिंग का, हाँ, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई तो हो गई। आपका क्या कहना है इस पे? आपका क्या पर्सपेक्टिव है उनके डिस्क्वालिफिकेशन? देखो, उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने वजन तोड़ने का काफ़ी ट्राई किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हो तो आपको पूरा तैयारी करके जाना चाहिए। हाँ। स्टार्ट से ही वजन सब सेट करके अच्छे से जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो शायद अपनी तरफ से भी रह ही गई होगी, बट वो कहते हैं ना कि वो किस्मत भी साथ नहीं दिया उसका। उसने ट्राई तो किया था बट हुआ नहीं। हाँ। हाँ, पर ये आपके रेसलिंग फील्ड में ये वेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब बहुत 10 ज़्यादा ग्राम 20 importance, ग्राम, बिल्कुल। और लोग अलग अलग तरीकों से कम करते हैं कम weight। करते हैं वेट तो को। क्या तरीके हैं वेट कम करने के आपके रेसलिंग इंडस्ट्री पहले में? से ही डाइट पे थोड़ा सा फोकस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फिर कुछ लोग वाटर वेट कम करते हैं, विंड शीटर वगैरह पहन के, सोना बाथ हो गया, बहुत सारे तरीके हैं वाटर वेट कम करते हैं। 2 से 3 किलो वेट बहुत सारे एथलीट, बॉक्सर, कॉम्बैट स्पोर्ट्स वाले करते ही हैं ये सब चीज़ें। क्या क्या तरीके हैं वेट कम सोना बाथ लेते हैं, हाँ। बार बार विंड शीटर पहन के, विंड शीटर होता है को सोना सूट होता है, उसको पहन के कम करते हैं। अच्छा। हाँ, डाइट कम कर देते हैं, वाटर इनटेक कम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कम करने से फिर वो टाइम मिलता है उस टाइम पे, वो रिकवरी, वाटर वगैरह की रिकवरी वो कर लेते हैं फाइट से पहले। पर उससे स्ट्रेंथ कैसे कांस्टेंट है? वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो उनका तरीका है कि वो उनको इतने हैबिट हो जाती, इतने सालों से वो हाँ। करते करते उनको हैबिट हो जाती, तो वो क्या होता है कि वो रिकवरी कर लेते हैं, चीज़ें खाते हैं, आईवी वगैरह ले लिया, आईवी से हाइड्रेशन एकदम इंस्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं अभी तो रिकवरी के लिए, तो वो खा पी के अपना अच्छा रिकवर कर लेते हैं बाउट से पहले। अच्छा। हाँ, तो एक तरीका है कहीं ना कहीं वेट वो करने का। बट ये तो वेट वाला हो गया, जैसे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला हो गया, तो ये चीज़ तो नेशनल में भी होती है, नेशनल स्टेट में भी होती है। स्टेट में भी जो वजन आपको देना है नेशनल में, जैसे मान लो 68 मेरा वजन, अगर मेरा 68 से 50 ग्राम भी ऊपर है, 20 ग्राम भी ऊपर है, तो भी वो आपको बोलते हैं कि वजन दो। और वो टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो आप उस टाइम पे वो वजन दिखाना होता है, उसके बाद फिर नहीं करते हैं, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे भी।
तो कितना मतलब हाफ एन आवर का टाइम देते हैं वो लोग वजन कम करने का? नहीं, जो जैसे कि मान लो वजन का टाइमिंग है 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में, अच्छा। मान लो ये टाइमिंग है, तो उस 8 से 10:30 के बीच में आपको वो वजन, आप 2 बार, आप साइड में तो चाहे 10 बार जाके अपना वजन चेक करो, हाँ। बट आप जो मशीन है उस पर 2-3 बार आपको मौका मिलता है चढ़ने का, हाँ। तो आप उस पर जाके अपना वजन दे सकते हो। मतलब नेशनल में तो ये कि आप कितनी बार भी जाके दे सकते हो, बट ओलंपिक में क्या होता है कि आपको 2 से 3 बार चांस मिलता है मशीन पे। पर वो 2 घंटे में लोग क्या क्या कर सकते हैं अपना वजन? नहीं, वो ठीक पहले से ही करते हैं ना, वो सब हाँ। चीज़ें कम पहले से ही करते हैं। पर अगर एक बार में वजन आया नहीं सही तो फिर और मेहनत करते हैं, विंड शीटर पहन के वाटर वेट घटाते हैं वो 2 घंटों में। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। मान लो किसी के बाल बड़े, बाल काट देते हैं, कॉस्ट्यूम होती है, कॉस्ट्यूम काट देते हैं, अंडरगारमेंट्स निकाल देते हैं, तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करते हैं, मतलब हाँ। तो और फिर रिकवरी कर लेते हैं वेट देने के बाद में, खा पी के अच्छा खा लेते हैं, पानी का इंटेक, तो वो डाइटिशियन होती है तो वो उनको गाइडेंस देती है। तो वो सब चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो भी एक हिस्सा है लाइफ का, बट कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पे मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी मतलब गलती हो गई, मतलब कि वेट ना आना, मतलब उस लेवल पे जाके, तो गलती तो कहीं ना कहीं मतलब टीम की तरफ से भी, विनेश दी की तरफ से भी थोड़ी रही है। उन्होंने ट्राई किया, खूब मेहनत की, और मतलब एक किस्मत ने भी थोड़ा साथ नहीं दिया। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि पहले से, क्योंकि एक इतना बड़ा लेवल है तो इतना ज़्यादा टाइम आपको मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पहले से उतना ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि आपका इतना बड़ा ड्रीम है, आप तीसरे ओलंपिक में जा रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि नहीं मिलेगा आपको चांस करने को ऐसे, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा और प्रिपरेशन होना चाहिए वेट को लेके। टीम को भी थोड़ा और मतलब ध्यान देना चाहिए था उस चीज़ को लेके कि रिकवरी के दौरान भी वो सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी इतनी, जिससे कि दोबारा वेट उतना ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर वो सारी रात में कम ना हो पाए। तो हो जाता है ऐसा, और ओलंपिक में नहीं देते क्योंकि जो रूल्स हैं वो रूल्स है, वो कभी ओलंपिक किसी एक प्लेयर के लिए चेंज नहीं करेगा। हाँ। तो जो रूल्स, और उन्होंने भी जो रूल्स बनाए हैं वो बहुत सोच समझ के ही बनाए हैं, वो एक एथलीट की हेल्थ को देखते हुए, उसको देखते हुए बनाए हैं। मेरा तो जैसे खुद का सेल्फ ओपिनियन यही है कि एक एथलीट को एक नेचुरल वेट में ही खेलना चाहिए, अपने उसी वेट में उतना स्ट्रेंथ, उतना स्पीड बनाना चाहिए। अभी थोड़ा जैसे करते हैं लोग, ज़्यादा वेट कट करके जाते हैं, मुझे कहीं ना कहीं अनहेल्दी लगता है क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज में क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको आगे जाके आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, मसल डिसबैलेंस, इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी में। तो कहीं ना कहीं एक हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब वज़न उतना ज़्यादा कम करना मतलब ठीक नहीं होता है। हाँ, तो नेचुरल वेट, इसीलिए तो ओलंपिक ने ये रूल्स लगाए हैं कि वो उतना ही वेट देना है ताकि अगले प्लेयर के साथ में भी कोई चीटिंग ना हो। तो कहीं ना कहीं मतलब ये रूल्स कुछ सोच के ही बनाए होंगे उन्होंने जो बनाए हैं। तो चूक तो हुई है, कहीं से भी हुई हो थोड़ी बहुत, बट उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा इमोशनली भी, क्योंकि 3rd ओलंपिक उनका था और बहुत मेहनत की हुई थी। तो कहीं ना कहीं जब आप एक ड्रीम इतने पास जाके टूट जाए और कुछ भी हाथ ना लगे, कुछ भी रिवार्ड ना मिले, तो कहीं ना कहीं, बट ठीक है, उनको लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल गया तो अच्छा है। आप कभी डिस्क्वालीफाई हुए वेट के कारण? कोई भी नहीं, कभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, बट मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था नेशनल में, तो मेरा 20 ग्राम वजन था और मेरा 20 ग्राम नहीं जा रहा था। हाँ। तो लास्ट के 15 मिनट्स बचे हुए थे, तो मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा पैनिक हो गई थी कि बहुत मैंने भी घटाया था, कम से कम 1-1.5 किलो वजन मैंने, वाटर वेट 1-1.5 किलो वाटर वेट मैंने कम किया था, क्योंकि मैंने रात को मैं कम करके गई थी, सेट करके गई थी, बट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा पानी वानी ज़्यादा पी लिया, ये सोच के कि रिकवरी अच्छी कर लेती हूँ। हो जाता है कई बार, जैसे बाहर आप जाते ट्रैवल में 1-2 किलो तो हो जाता है ऊपर, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो 20 ग्राम पे मेरा वजन अटक गया था, नहीं हो रहा था कम। फिर कॉस्ट्यूम का थोड़ा मैंने किया, थोड़ा मैंने हल्का हल्का बाल का किया। पर उससे कैसे कम होता है वेट? हो जाता है 10-20 ग्राम वजन कम हो जाता है। हाँ। अब तो आपने बाल काटे? हाँ, थोड़े थोड़े बिल्कुल ट्रिम किए और थोड़ा कॉस्ट्यूम का किया, फिर थोड़ा पसीना निकाला, थोड़ा वॉशरूम जाके आई। हाँ। तो उससे वो फिर आ गया था मेरा मतलब 15 मिनट में आपने 20 ग्राम कम कर लिया? हाँ, 20 ग्राम तो बहुत कम है, मतलब वो कई बार हो जाता है, अटक जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, बॉडी वाटर रिटेन कर लेती है। जैसे आपको पीरियड्स वगैरह होने होते हैं तो कई बार बॉडी वाटर रिटेंशन कर लेती है, पकड़ लेती है।
तो उस चीज़ के लिए पहले प्रिपरेशन होती है, जैसे कि ये सब चीज़ें आपको ये सिखाई जाती है। जैसे कि उस टाइम पे वो मेरा स्टार्ट था जब मेरे साथ हुआ, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस है, अब मुझे पता है मुझे जो वेट मुझे बोला जाएगा, जो गोल मुझे बोला जाएगा, मैं उतना वेट ला दूंगी, वो भी हेल्दी तरीके से। हाँ, मतलब ये सब चीज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो विमेन रेसलर्स के लिए जब टूर्नामेंट के आसपास उनका अगर पीरियड्स का साइकिल हो तो कोचेस सजेस्ट करते कि साइकिल को पुश किया जाए या कोई दवाई दी जाए? नहीं, कुछ पुश नहीं किया जाता है। अभी जो साइकिल आपकी है वो तो ऐसे ही रहेगी, बट हम लोग प्रैक्टिस करने की हमें आदत होती है। हाँ। हम उस दौरान भी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। तो ऐसा कभी हो जाए तो खेलते भी है लोग, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आता है, बट हाँ। जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान रखते हैं डाइट वाइट का, तो उतना नहीं इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा। हाँ, अभी जैसे कि अभी मीराबाई चानू हैं, उनको पीरियड्स हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी लिफ्ट्स उतनी अच्छी नहीं आई, उतना नहीं बेस्ट दे पाई। तो कहीं ना कहीं वुमेन्स की लाइफ में देखो ये स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में ही है, पीरियड्स वाला ना, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते। और अगर चेंज करने का ट्राई भी करते हैं, लाइक पुश कर दिया कोई मेडिसिन वगैरह से, तो वो आगे जाके फिर अफेक्ट करती हैं वो चीज़ें। और ओलंपिक में तो क्या होता है कि आप कोई भी मेडिसिन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपके टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, डोपिंग टेस्ट होते हैं, तो कोई भी दवाई, कोई साल्ट इस तरीके का आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। पर लोग बहुत परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी लेते हैं। हाँ, बहुत लेते हैं, लेने वाले जिनको हाँ लेते हैं। अभी डोपिंग टेस्ट में जो फंसते भी हैं फिर वो लोग, हाँ, जो लेते ऐसा हैं हुआ भी है ना इंडियन हाँ, इंडियन एथलीट्स भी बहुत सारे हैं, बाहर वाले फॉरेन एथलीट्स भी फंसते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है क्लीन डाइट खानी चाहिए और शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, अगर क्योंकि स्टेरॉइड्स कहीं ना आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस कर देते हैं, और आपकी एक नॉर्मल लाइफ आप एक अच्छे से जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत डिप्रेस्ड करते हैं। तो वो शॉर्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट वो आपको लॉन्ग टाइम हेल्दी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए वो बैन है। अगर कोई चीज़ बुरी है तभी तो बैन है ना वो। तो नेशनल्स में भी डोपिंग टेस्ट वो सब होते हैं? नेशनल में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, वेयर अबाउट्स भी होते हैं, कभी भी आके ले लेते हैं सैंपल नाडा वाले। तो फिर भी लोग कैसे ले रहे हैं ड्रग्स? अभी वो तरीका होता है, वो जो ले रहे हैं उनको पता होगा। मैंने कभी नहीं लिया तो मुझे वो तरीका नहीं पता कि वो कैसे चोरी करके, कैसे मतलब उनका स्ट्रेटेजी होता है लेते हैं। तो मैंने कभी नहीं किया तो मुझे नहीं पता है। कभी मैं उनको एडवांटेज होता है ड्रग्स लेके? वो ये शॉर्ट टाइम एडवांटेज होता है, पावर में फ़र्क होता है। जैसे कि अब लड़की है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पावर का फ़र्क आ जाता है। लड़कों वाली थोड़ी पावर आती है उसमें, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट एक एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने अपनी टेक्निक स्किल पे काम किया है, तो वो सब चीज़ों पे जो एक फोकस है, अच्छी डाइट खाई है, जैसे कि मैं नेचुरल अपने हार्मोन्स पे काम करती हूँ, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता है। फिर वही बात है, शॉर्ट टाइम के लिए पड़ता है। और डर कितना होता है, पकड़े भी जा सकते हो आप, आपका करियर फिनिश हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करता होगा। कोई बॉक्सर का हुआ था ना ये तो कुछ सालों पहले? हाँ, बॉक्सर का भी हुआ है, रेसलर्स का भी होता है, वेट लिफ्टर्स का भी होता है। बहुत सारे फर्स्ट एथलीट्स बहुत सारे आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी ना मतलब थोड़ा इंडियन मार्केट में ये स्टेरॉइड्स ये सब चीज़ें ज़्यादा चल गई हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मोटिवेट भी करते हैं लोग आपको कि परफॉर्मेंस अच्छा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर इंडिया में विमेन रेसलर्स को सेम ट्रीटमेंट मिलती है मेल रेसलर्स जैसे? हाँ, सेम ट्रेनिंग में और कोचिंग में? ट्रेनिंग में हाँ, हमारी साथ में ट्रेनिंग, लड़के लड़कियों की साथ में ट्रेनिंग भी होती है, लड़के लड़की साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। और ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होता हमारे में, तो लड़कियों को लड़कों के बराबर ही मानते हैं। जैसे फाइट बाउट्स भी होती हैं लड़के के साथ, तो ऐसा नहीं कि वो लड़का है तो वो पॉइंट लेगा, तो लड़की पॉइंट लेती है। हाँ, तो मतलब लड़के लड़की बराबर। रेसलिंग में आप आगे, कुश्ती में आ गए तो लड़का लड़की कुछ नहीं है उसमें, बराबर है दोनों। तो ऐसा कोचेस भी कभी ट्रीट नहीं करते हैं कि भाई लड़का है लड़की, ऐसा नहीं करते हैं। पर इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि विमेन और रेसलिंग का ज्वाइन कर रही है, क्योंकि इतने स्टोरीज आ चुके हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये सब के ओलंपिक्स में गए। अभी कंपटीशन ना यहाँ से यहाँ हो गया है। अभी देखो आप जूनियर प्लेयर कितना अच्छा करती है, अंडर 17 वाली हो गई, पहले उतना नहीं था। अभी रेसलिंग में रिजल्ट भी आ रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाल भी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, जब मेडल्स आते हैं तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। एक बच्चा एक सपना देखता है, एक सही वे पे जाता है। और कुश्ती तो जैसे कि हरियाणा है ना, हरियाणा की खून में कुश्ती है ऐसा बोलते हैं, तो कुश्ती से लोगों को वैसा प्यार भी है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मुझे कुश्ती से प्यार है, मैं सारी ज़िंदगी कुश्ती कर सकती हूँ एंजॉय करते हुए बिना किसी लालच के, तो वैसा वाला प्यार, ऐसा प्यार बहुत सारे लोगों में है हरियाणा में।
खासकर जो बड़ी एज के हैं। हाँ। उन मतलब मान लो अगर मेरे दादा होते रेसलर, तो उनमें वो एक वो सनक होती रेसलिंग वाली, वो जुनून होता। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हरियाणा में। तो पहले लड़कियों को थोड़ा कम डालते थे, कुछ रीजंस थे, बट अभी जैसे जैसे देख रहे हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज आ रही हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, स्पोर्ट्स उतना आगे जा रहा है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, दूसरा पैसा भी आ रहा है, करियर भी एक अच्छा बन रहा है। तो अभी पुश करने लग गए हैं सब लोग। तो अभी कंपटीशन भी यहाँ से यहाँ हो गया है। आपकी स्टोरी भी देख के बहुत लोग आएंगे रेसलिंग में, आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और लड़कियाँ तो बिल्कुल आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेसलिंग करने से पहले मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ। मैं बिल्कुल डरी सहमी, एक कमज़ोर सी लड़की थी मतलब। हाँ। और अब मैं एक कॉन्फिडेंट बोल्ड हूँ, मतलब मैं डरती नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। हाँ। दबती नहीं हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं, और एक जैसे कि जब आप कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स करते हो, खासकर एक लड़की, मुझे तो लगता है कि लड़कियों को ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डालना ही चाहिए। अच्छा। तो जो ये रेप केसेस वगैरह हो रहे हैं, ये भी मतलब कहीं ना वो अपने लिए एक सेल्फ डिफेंस अच्छे से कर पाएगी। और क्योंकि जब आप इस टाइप का स्पोर्ट्स करते हो ना, आपका दिमाग भी काम करता है सिचुएशन में। लाइक आपके साथ कोई बंदा बैठा है तो आप समझ जाते हो कि हाँ, और उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप तगड़े हो तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि आपके साथ कुछ ऐसी हरकत करने की सोचे भी। तो फ़र्क पड़ता है बहुत। मुझे लगता है कि स्कूल टाइम से ही डाल देना चाहिए लड़कियों को कॉम्बैट स्पोर्ट, कोई भी कॉम्बैट, मान लो बॉक्सिंग, रेसलिंग या कुछ भी ऐसा करके। हाँ, ये तो होता ही आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में। अभी हो गया, मतलब वैसे भी डाल देना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में भाई कुछ सोचे भी ना, कि एक्स्ट्रा में जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा करते हैं, तो उससे थोड़ा है कि लड़कियां और बोल्ड हो जाती है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं थोड़ी और बोल्ड हो गई हूँ। मैं कहीं बाहर अकेले जा सकती हूँ, मैं कहीं भी, मतलब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा वाला मतलब बोल्डनेस आ जाता है थोड़ा। या वो तो करना ही चाहिए। हाँ, पर ये मुझे इस बात पे भी बात करनी कि इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन में मतलब बहुत कुछ बोला गया है कि सेक्सुअली हरास करते हैं लोग, उधर फ़ायदा उठाते हैं लड़की होने का। और साक्षी मलिक ने जाके ओपनली प्रोटेस्ट भी किया है इस पे, वो अपना मेडल देने को भी तैयार थे इस चक्कर में। देखो, तो ये ना थोड़ा आपका क्या मुझे, कहना है? मैं इस मैटर पे थोड़ा ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखो होगा, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। मैं भी 3 साल इंडिया कैंप में रह के आई हूँ, और मैं नहीं जानती कि ऐसा कुछ होता था। तो जिस मैटर पे बोलते हैं कि जिस मैटर पे ज़्यादा नॉलेज ना हो या अंदर की सच्चाई ना पता हो, तो उस मैटर पे मैं क्या ही अपना ओपिनियन दूँ। पर जहाँ तक मैंने देखा, ये इतनी इमोशनल हो रही थी। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, और उसको ऑब्वियसली सज़ा मिलनी चाहिए जो भी है। तो इस पे मैं, देखो उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उसमें भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे मैटर ही नहीं पता था कि क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है। क्योंकि 3 साल मैं भी कैंप में रह के आई हूँ, तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, नहीं ना ही कभी सुना। मैं इन सबके साथ भी रहती थी, तो मैंने कभी सुना भी नहीं ऐसा। तो मुझे फिर वो चीज़ थोड़ी लगी नहीं कि जब पता ही नहीं है तुझे कुछ, तो तू क्या मतलब वो करेगी, इसमें मैटर का ही नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं फिर इसमें पॉलिटिकल लोग भी ज़्यादा आ गए थे। तो फिर वो, अगर सच्चाई भी थी, अगर सच्चाई भी है ना, और अगर जहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट आ गया है, पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैटर ना फिर वो एक अलग वे में चला जाता है। फिर वो सच्चाई दबने लग जाती है। तो फिर उस पर बोलना ना बोलना बराबर ही है, क्योंकि जिसकी जो ओपिनियन है वो तो ओपिनियन रहेगी। मेरा एक बोलने से या ना बोलने से या सपोर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो है। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और आपने कल्चरली बहुत डाइवर्स लोगों को देखा होगा रेसलिंग में। सो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो पर्सन गोल्ड मेडल जीतता है वो ऐसा क्या करता है जो सिल्वर मेडल जीतता है वो नहीं कर पाता है, या ये प्योर लक का गेम है? लक, सिल्वर और गोल्ड के बीच में, सिल्वर और गोल्ड के बीच में लक भी नहीं बोल सकते, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप बोल सकते हैं कि आपका उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना, आपकी बॉडी कितना साथ दे रही है। क्योंकि क्या होता है कि एथलीट की बॉडी ना हमेशा मतलब एक जैसी नहीं रहती है। वो दिन भी होता है, कभी हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं अच्छा परफॉर्म। तो वो बोलते हैं कि भाई आज उसकी बॉडी का दिन था, या उसको मिलना था, वो फल मिलना था उसको। तो कहीं ना कहीं वो लक भी बोल सकते हैं, गोल्ड सिल्वर। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड वाला उस चीज़ के लिए, वो भूख गोल्ड वाले के अंदर वो ज़्यादा होती है गोल्ड की। जिसके पास गोल्ड आता है ना, या जिसके पास सिल्वर, गोल्ड सिल्वर में अगर डिफ्रेंशिएट आप करने को बोल रहे हो, मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसका गोल्ड आता है उसमें भूख ज़्यादा होती है उस गोल्ड के लिए, तो उसका गोल्ड आता है। बस इतना ही फ़र्क होता है, भूख का फ़र्क है
पर भूख तो सिल्वर वाले में भी होती होगी। कम होती तभी तो सिल्वर आया ना, मतलब वो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि अभी देखा जाए तो कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, लक भी नहीं बोल सकते इसमें, क्योंकि लक कैसे बोलेंगे, दोनों लोग मेहनत करके आए, लक तो उसको बोलेंगे ना कि कुछ किया ही नहीं और लक से पहुंच गए, तो ऐसा वाला तो नहीं बोलेंगे। नहीं मतलब बॉडी ने साथ ही नहीं दिया आखिरी मिनट पे। नहीं, आखिरी मिनट पे साथ नहीं दिया तो वही ना, वो बॉडी भी माइंड के सुनता है, सब बॉडी माइंड को सुनता है। आपका माइंड जो बोलेगा वो बॉडी करेगा। माइंड में इतना भूख है, खा जाओ पागल शेरनी की तरह टूट पड़ो, जैसे आपने विनेश फोगाट को देखा तो वो भूख थी ना उसमें, तो वो आखिरी में उसने विनेश दी ने पॉइंट ले लिया था। तो कहीं ना कहीं वो भूख होती है कि आपको एक ज़्यादा मतलब वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो जुनून होता है, तो इतना ही फ़र्क होता है। बाकी दोनों लोग बहुत मेहनत करके आए होते हैं, दोनों लोगों ने बहुत काम किया होता है, दोनों लोग वहाँ तक पहुँचे तो लक ने साथ दिया तभी तो पहुँचे, नहीं तो बहुत सारे लोग तो इंजरीज में ही रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो वहाँ लक बोल सकते हैं। इंजरीज लगना ना लगना इज़ लक, बट आप उस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, गोल्ड सिल्वर आना इज़ नॉट लक। गोल्ड सिल्वर वो सिर्फ प्योर और प्योर मेहनत और आपकी सोच है। जिसकी सोच थोड़ा सा अप है, जो थोड़ा मेंटली ज़्यादा अप है, उसका गोल्ड आ जाएगा। जो मेंटली थोड़ा सा कम है, बिल्कुल 19-20 का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, उसका सिल्वर आ जाता है। वो बोलते हैं ना कि लोग 99% करते हैं पर 1% जो करता है एक्स्ट्रा वो जाके गोल्ड पे पहुंच जाता है। बिल्कुल वही फ़र्क है, 1% का फ़र्क होता है। तो आपने ये आपके पास एक रियलिटी शो का भी ऑफर आया था जो आपने लिया अक्षय कुमार और विद्युत जामवाल के साथ, तो वो शो के बारे में बताइए, वो कैसे आया आपके पास? इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर, उन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया था। तो जो डिस्कवरी वाले थे जो यूएसए से, वो काफ़ी दिन से मुझे नोट डाउन कर रहे थे मेरी मेहनत को, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे थे, तो उनको मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी मतलब उनको बहुत अच्छी लगी, तो वो चाह रहे थे कि वो एक इंस्पिरेशन की तरह मेरे को शो में लेके आएँ। तो जो शो था बिल्कुल प्योर मतलब रियल था, एकदम सब चीज़ रियल। इसमें जो जितना स्ट्रगल आपको दिख रहा है, जो चीज़ें आपको दिख रही सब रियल है, A to Z, कुछ भी कैमरे के लिए नहीं था, फर्स्ट टेक था सब कुछ। तो मतलब एक डिस्कवरी का ऑडियंस की तरह ही था, जैसे और भी रियलिटी शो आपने देखे होंगे, तो इसमें कुछ मेकअप नहीं, कुछ नहीं, जो आपका रफ रियल टफ लुक है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, तो वो सब चीज़ें इसमें दिखाई थी। तो इसीलिए मैंने उनको हाँ भी कर दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा इंस्पिरेशनल लगा था, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगने वाला था वहाँ पे। बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे लास्ट में इंजरी हो जाएगी। तो जो मुझे ACL की इंजरी हुई थी, मुझे वहीं हुई थी, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर में, क्योंकि 15 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। शो मतलब शो का जो शूट था वो 15 डेज़ का था। तो वहीं पे मुझे एंड में हो गई थी, थोड़ा थोड़ा मुझे नीज में पेन था। वही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंजरीज भी होती ना, कहीं ना कहीं हमारी फॉल्ट होती है उसमें 50%, तो हम इग्नोरेंस जो करते हैं ना, तो वो चीज़ें अभी ठोकर खा के समझ में आ गई, अभी ध्यान देती हूँ हर चीज़ पे, छोटी छोटी रिकवरी पे। तो पहले मेंटल टफनेस तो थी, बट वो उतने समझ नहीं था, वो मैच्योरिटी नहीं था कि वो बोलते हैं ना ठोकर खा के ही सीखना होता है, तो ठोकर अभी समझ में आ रहा है कि चोट पे कैसे ध्यान देना है। तो वहाँ पे थोड़ा रिकवरी पे थोड़ा कम फोकस किया, वो थोड़ा थोड़ा पेन था उसको इग्नोर करती रही। तो वो फिर वो कुछ वहाँ पे मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस दी है, मैंने सब लड़कों के साथ लड़ा, मेरी किसी लड़की के साथ फाइट नहीं हुई, क्योंकि मैं बहुत तगड़ी मतलब सबके मतलब मेरी कोई कॉम्पिटिशन लड़कियों में नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे। तो वो मुझे लड़कों से ही लड़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी भी ओवरवेट के साथ लड़ रहे हो या कुछ भी, तो आपका जो बॉडी एफर्ट है वो ज़्यादा लगता है, कुछ भी है तो आपको रिकवरी भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पे भी चोट लग गई मुझे फाइनल एपिसोड में। अगर मैं फाइनल तक, तो डेफिनेटली फाइनल तक मैं ही बनने वाला, सबको यही लग रहा था, क्योंकि मैं सारे एपिसोड्स में मैं बहुत अच्छा करती हुई, मतलब एक कंपटीशन की तरह ही था वो सब कुछ, पूरा कंपटीशन ही था, जो अच्छा कर रहा है वो आगे जाता जा रहा है। मैं तो एंजॉय करती हूँ उसको भी, क्योंकि उसमें भी रेसलिंग थी। मैं वहाँ पे भी अपना शेड्यूल फॉलो करती थी, सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करती थी, फिर क्योंकि उनका शूट शुरू होता था 8-9 बजे, तो मैं 4 बजे उठ के अपना 1 घंटा मेहनत करके फिर खाना पीना खा के फिर मतलब शूट के लिए, और लोग सोते रहते थे। तो मैं वहाँ पे भी, मेरे को ये था कि 15 दिन भी मतलब, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा जंगल वंगल और नेचर बहुत अच्छा था जो सेट था। शूट की लोकेशन तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें वैसे लेके गए थे, वो फ़ोन वगैरह हमारे सब कुछ ले लिए थे। हाँ, वो पूरा उनका सेटअप था शूट का, फ़ोन वोन कुछ नहीं था हमारे पास 15 दिन। हाँ, इंडिया में ही था, पुणे के आसपास थी वो लोकेशन, प्रॉपर मुझे नहीं पता कौन सी थी, क्योंकि हमारे पास ना फ़ोन थे। 15 दिन के लिए फ़ोन नहीं था? नहीं, 15 दिन के लिए कोई फ़ोन नहीं था हमें। बस जैसे कि मान लो एथलीट मैं हूँ, तो हमें एक पर्सनल जो हमें मैनेजिंग के लिए होता है वो हमारे साथ थी, एक लड़की। हाँ, पर एथलीट या पर जो भी मतलब कंटेस्टेंट थे,
तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे, मतलब वो शूट था प्रॉपर एक रियलिटी शो की, कुछ वो उनका अपना होता है ना। हाँ, हाँ। कोई भी शूट होता होगा, मुझे तो इतना इस लाइन के बारे में नहीं पता, बट वो उनका एक रूल रेगुलेशन था कि कुछ भी शो का बाहर ना जाए। हाँ। तो ऐसा करके तो मेरे को ये था कि 15 डेज है नेचर में, अच्छा वहाँ पे मेहनत भी करूँगी अपना, और एक कुछ नया है, कुछ इंस्पिरेशनल है। और जो ये नाम वॉरियर, लाइक मैं अपने आप को एक वॉरियर के रूप में देखती हूँ कि मैं एक वॉरियर हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगा, तो दैट्स वाई मैंने वो किया। और मेन तो है कि मुझे अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। वो मैं एज मतलब मुझे एक्टर वगैरह कम ही पसंद है, बट मुझे अक्षय कुमार बचपन से, एक होता है ना बचपन वाला, तो बचपन से मुझे बहुत अच्छे लगते, तो मुझे एक्साइटमेंट उनसे ज़्यादा होती कि भाई वो आ रहे हैं शो में। तो मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे पता लग जाता है कि वो आने वाले हैं शो में, कुछ कुछ चीज़ें। तो वैसे तो बताया नहीं था, ऐसे बताते नहीं है कि क्या, पर थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि अक्षय कुमार आने वाले हैं, तो मैंने इसलिए फटाक दे से हाँ कर दिया था कि हाँ ठीक है 15 डेज है। फिर मेहनत भी करी, वहाँ पे रेसलिंग के इवेंट्स भी हुए, बॉक्सिंग भी हुई। मुझे बॉक्सिंग नहीं आती थी, बट वो रेसलर होता है ना, रेसलर ऑलराउंडर है, ऐसा बोलते हैं कि पहलवान के आगे सब फीके हैं। तो पहलवान में पावर इतनी थी, हम पावर की इतनी ट्रेनिंग करते हैं ना, तो मैंने वहाँ पे सबको हराया, बॉक्सर वगैरह को भी। अच्छा, बॉक्सर्स को भी हरा दिया? बॉक्सर को भी नॉकडाउन किया था मैंने। मैंने सबको हराया, सभी लड़कों को हराया, 80 किलो वाले को भी हराया, 70 किलो वाले को भी हराया, सबको हराया मैंने। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस पीक पे थी। तो हम वैसे मुझे कई बार, जैसे कि मैं अभी सोचती हूँ, तो मुझे कई बार रिग्रेट होता है कि शायद मैं नहीं जाती तो चोट नहीं लगती वहाँ पे। तो बट फिर मैं सोचती हूँ कि चोट तो शायद मुझे पहले से ही थी, एकदम से इतनी बड़ी चोट नहीं लगती कभी भी। तो फिर वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अपने आप को कि ठीक है, जो हो गया अभी हो गया, अभी आगे के लिए सोचना है, आगे क्या करना है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क कौन सा था वो शो में? सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए लड़ना इज़ वेरी इजी, मैं लड़ सकती हूँ, अभी भी लड़ सकती हूँ, लड़ने के लिए बोल दो, क्योंकि वो तो मेरे खून में ही आ चुका है, मतलब मुझे पसंद है। लेकिन मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था वो पानी वाला, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे पानी से थोड़ा डर सा लगता है, बचपन से ही है। अच्छा। डर सा लगता है पानी, मुझे आज तक इसीलिए स्विमिंग भी नहीं आई। पानी के अंदर मैं जब जाती हूँ तो मुझे घबराहट सी होती है। मुझे सब चीज़ें, कोई चीज़ करने में डर नहीं लगता, पानी में थोड़ा डर लगता है। तो उसमें एक स्टंट था जिसमें पानी में ना डेड ड्रॉप करना था, उल्टा कूदना था। उल्टा कूदना था? डेड ड्रॉप यानी कि बिल्कुल डेड बॉडी की तरह नीचे उल्टा, बहुत ऊंची हाइट से पानी में। और वो लेक जो था, वो रिवर थी, वो बहुत गहरी है नीचे तक। नेचुरल रिवर थी ये? हाँ, नेचुरल। ओह माय गॉड। मतलब पूरा वो था, वो नेचुरल था, काफ़ी डीप थी वो। तो मतलब पानी से डर लग रहा है, तैरना नहीं आता, और वो आपको टास्क करना है। हालांकि पूरी टीम होती है, आपको कुछ नहीं होगा, पता ही होता है। तो लाइफ जैकेट था कि नहीं? नहीं, लाइफ जैकेट हाँ होती है लाइफ जैकेट, लेकिन वो डूब तो फिर भी जाते, डूब तो गई थी मैं उसमें। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था मैं मरने वाली हूँ, मैं अपना सांस वांस भूल गई थी वहाँ पे। तो फिर? क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती ना, पैनिक, और भी ज़्यादा पैनिक हो गई, मैं कूद तो गई क्योंकि। पर आपको स्विमिंग नहीं आती थी तो उन्हें करने कैसे दिया? करना है ना, सबको करना है स्टंट। तो जो टास्क क्या था, मतलब टास्क वही था, डेड ड्रॉप करना है पानी में, जिसका अच्छा डेड ड्रॉप होगा। और मैंने फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा, जो मेरी पोजीशन थी डेड ड्रॉप की, मतलब मैंने सिर्फ अपने भगवान जी को याद किया कि जो होगा देखा जाए। क्योंकि मैं गिव अप, वो बोलते ना, गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है। मैं चाहती तो मैं गिव अप भी कर सकती थी कि ठीक है भाई मेरे से नहीं होगा, मैं तो ख़त्म। मेरे को ये कि अगर मैं किसी काम में गई हूँ ना, तो मुझे 100% देना है, चाहे वहाँ पे मरना मंजूर है। अभी भी लोग बोलते हैं ना कि तेरे को चोट लग गई, अभी फिर से कुछ हो गया था, फिर से कुछ। ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे गिव अप करना मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे वो चाहिए था कि मैंने सोच के गई थी कि भाई जीतूंगी तो मैं ही जीतूंगी, चाहे अभी इतने सारे लड़कों को देख के आता है मन में कि अभी यार मैं तो लड़की हूँ। मेरे मन में कितने लड़कियां थी उधर कंटेस्टेंट में? 3-4 लड़कियां थी, लड़के थे ज़्यादा, लड़के थे। और लड़के सारे हैवी तगड़े तगड़े मसल्स वाले थे। तो आता है मन में, तो मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं नहीं जीतूंगी। मेरे मन में था कि मैं जीतूंगी 100%, तो मुझे ही जीतना है। क्या हो गया लड़के, तो मैं तो लड़कों के साथ प्रैक्टिस भी तो करती हूँ, और मैं तगड़ी हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो मैं कभी मतलब डिफरेंशिएट भी नहीं करती। डेड ड्रॉप सबसे बेस्ट था उधर? सबसे बेस्ट नहीं, बट बेस्ट था। हाँ, मतलब मैंने अच्छा किया, मतलब मेन चीज़ है कि बेस्ट ना हो, लेकिन मैंने कर दिया वो कंप्लीट। कितने फीट से जाना था ऊपर? बहुत ऊंचा था, मैंने नापा तो नहीं कितना था, आई थिंक, पर बहुत ऊंचा था मतलब। और बस ऐसे ही कूदना था उसके अंदर? हाँ, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओह माय गॉड। अगर आप खोल के देखोगे। फिर आप अंदर पानी में ही थे थोड़ी देर तक? हाँ, पानी में ही था। फिर डिस्कवरी की टीम ने आके मेरे को मतलब बचाया था बाद में। हाँ, बाकी लोग खुद से ऊपर आ गए थे? नहीं, खुद से तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे ऊपर। बट जिनको स्विमिंग आता है वो तो आ ही जाएंगे ना। जिनको स्विमिंग आता है, जिनको नहीं आता उनको, कुछ लोग जिनको स्विमिंग आता है वो भी पैनिक हो गए थे, क्योंकि पानी बहुत डीप था, और जब पानी में गिरते तो पानी का जो चोट है ना वो भी लगता है आपको। इतना ऊंचे से जब आप गिरते तो ऐसे मसल्स पे आपको वो हो जाते हैं, पानी लगता है वो। तो मतलब डेयरिंग था एक, मतलब बहुत, मतलब कुछ लोगों ने नहीं भी किया, कुछ ने किया,
और कुछ जिनको स्विमिंग आती थी वो भी पैनिक हो गए थे। हाँ। और कुछ ज़्यादा जो प्रो स्विमर थे उन्होंने अच्छे से कर लिया था। हाँ। तो आप जब पानी में थे आपको लगा कि वो क्या आपका था, life- आपके टेस्ट किया जा रहा था, आपका डेडिकेशन, हाँ। आपकी क्या मतलब डिटर्मिनेशन आपका चेक किया जा रहा था कि आपके मतलब ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करते हो, क्या करते हो, वो सब चीज़ें टेस्ट करके मतलब एक वॉरियर में क्या चीज़ें होनी चाहिए। और आप जब वहाँ पे थे तो आपको लगा कि आप जिंदा नहीं बचोगे? हाँ, उस टाइम पे मुझे 2 से 3 मिनट ऐसा लगा कि हाँ, हाँ, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट मेरे को पानी में बिल्कुल मतलब ऐसा था मरने वाली हूँ बिल्कुल। फिर मुझे वो दिखाई दिया, जो टीम वाले मेंबर तो बोट लेके होते हैं वो मुझे दिखाई दिया, उन्होंने मुझे याद है, मुझे उतना याद है। फिर उसके बाद मैं 30 से 40 सेकंड में मुझे समझ में आया कि हाँ मैं जिंदा हूँ। Oh मतलब ऐसा my मतलब मैं God. बिल्कुल पैनिक इतनी ज़्यादा हो गई थी, घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब वो भी मेरे लिए एक जर्नी मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रगल से भरी है, क्योंकि मैं शो में गई, मेरे को फर्स्ट डे मेरे को पीरियड्स हो गए थे। पीरियड्स में मैं लड़कों के साथ लड़ी हूँ। हाँ। मैं जीती हूँ, मैंने इतना अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो अपनी जर्नी इंस्पिरेशनल खुद के लिए भी लगती है कि यार मैं मतलब उस ऐसी सिचुएशन में भी मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं मतलब लाइफ टाइम के लिए मैंने वहाँ से भी सीखी हैं चीज़ें कि भाई मैं इतनी टफ हूँ। मुझे पता चला कि मैं इतनी ज़्यादा टफ हूँ फिजिकली और मेंटली, कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी मेरे लिए इंस्पिरेशनल है। बहुत अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था। बस वो चोट नहीं लगती तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता, हाँ, सुपर वो तो बेस्ट हो है। जाता। तो कहीं ना कहीं चोट लगी तो उसके साथ वो थोड़ी सी एक वो बैड मेमोरी भी जुड़ गई मेरी। पर अक्षय कुमार ने आपको कुछ बोला था जो आपके साथ अभी तक याद है? अक्षय कुमार के साथ में मेरी 5 से 6 मिनट पर मतलब वैसे ऑफ कैमरा ही बात हुई थी। हाँ। उनसे मैं मिली थी, हाय हेलो किया था। उन्होंने मेरे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा था, मुझे ऑल द बेस्ट बोला था, और मैंने उनको बताया था कि मैं उनको कितना वो करती हूँ। हाँ। कि फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे देखो अक्षय कुमार क्यों, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है बहुत। मतलब मैं उनके डिसिप्लिन के लिए उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। हाँ। अभी देखो उन्होंने कुछ ऐड वगैरह भी कर दिया था तो पब्लिक उन्हें मतलब थोड़ा सा Correct. वो कर रहे थे, बट मुझे उनके लिए नहीं आया 1% भी कभी भी, हाँ. क्योंकि दिल से उनके लिए एक वो रिस्पेक्ट है। कभी कभी लाइफ में आप ले लेते हो बैड डिसीजन, आपसे इंसान हो आप, इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान भगवान तो तभी बनेगा ना तब वो कुछ गलती ना करे। इंसान तो गलतियां करता ही है और गलतियों से ही सीखता है। हाँ. तो वो अच्छे हैं, उससे उनकी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती है कि ठीक है उनसे लाइफ में एक गलती हो गई तो वो अच्छाई खत्म हो गई। हाँ. मैं तो उनको अभी भी मतलब मैं बहुत पसंद एज ए एक्टर, एज ए पर्सन। तो बात करते हो अभी उनसे? नहीं, ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो शो में आए थे, उनके मैनेजर वगैरह का नंबर मतलब है हमारे पास अभी भी, बट ऐसे को आप इतना टाइम भी नहीं होता। जाओगे तब पक्का आपको बिल्कुल वापस विश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। हाँ, उनको मुझे पक्का देख के समझ जाएंगे कि ये वही है आपने हरियाणा उनको की बताया लड़की। था आपका सपना है ओलंपिक्स में जाना? हाँ, बताया था मैंने, सबको बताया था कि ओलंपिक का सपना है। हाँ. और चाहती तो मैं एंड तक भी कर सकती थी, बट वही अगर मैं पुश करती ज़्यादा तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मेरे लिए मेरा ओलंपिक का सपना ज़्यादा बड़ा था, उस शो से बहुत बड़ा था। वो तो है। तो इसीलिए मैं लास्ट में मैं गिव अप करके मैं बहुत रोई भी थी, क्योंकि मैंने बोला भी ऑन कैमरा भी कि मैं गिव अप कर रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हाँ. फिर उन्होंने विद्युत सर ने भी, विद्युत जामवाल थे, उन्होंने भी मुझे समझाया कि तुम गिव अप नहीं कर रही हो, तुम एक वॉरियर हो। हाँ. और तुम गिव अप नहीं कर रही हो, तुम अपने सपने के लिए सेक्रीफाइस कर रही हो। तो ये मत सोचो कि गिव अप कर रही हो, तुम कम बैक भी करोगी बहुत अच्छा, बहुत टफ हो तुम। मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेशन दिया, कुछ लाइन्स ऐसी बोली तो थोड़ा दिल को अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। हाँ. हाँ. और फिर मुझे पता था कि ठीक हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, इंजरी है, स्पोर्ट्स में भी हो जाती है। अभी बैक इंजरी हो गई, स्पोर्ट्स में ही हुई है, तो इंजरीज इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट, वो तो आपको होंगी, उसके लिए आपको रेडी भी रहना है। और अगर इतना ही आसान हो तो फिर कोई भी कर लेगा ना। हाँ, आसान नहीं होता, इसलिए तो स्पोर्ट्स पर्सन को एक अलग ही रिस्पेक्ट लोग देते हैं, अलग ही नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल टफनेस है, उनका जो फिजिकल टफनेस है, उनका जो सेक्रीफाइस है, वो एक बहुत अलग लेवल पे होता है। तो अभी आपके साथ 2028 ओलंपिक्स के लिए कितने विमेन रेसलर्स होंगे? देखो 2028 जो ओलंपिक होगा उसमें सिर्फ 6 लड़कियां ही सिलेक्ट होती हैं, हर वेट में एक लड़की। 6 ओलंपिक वेट्स होते हैं। ओके, तो कौन से? हर वेट में 50, 53, 57, 62, 68, 76। ओके, ठीक है, ये वेट होते हैं। तो इनमें हर एक वेट में एक लड़की सिलेक्ट होती है। हाँ.
और ऐसे ही लड़कों में वेट होते हैं। हाँ। तो ये 6 वेट कैटेगरीज होती हैं। वैसे 10 नॉन ओलंपिक होती है, यानी कि 4 वेट कैटेगरीज और बढ़ जाती हैं। अच्छा। हाँ, नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज जैसे कि इसमें जो ये होते हैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, इनमें नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज भी होती हैं। आपने उनमें नहीं किया पार्टिसिपेट? नहीं, अभी देखो सपना अगर ओलंपिक का देखा है तो अपना एक ही वेट जो ओलंपिक वेट है उसी में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर सपना छोटा है कि ठीक है इंटरनेशनल होके जॉब लगना है या वो एक करियर की तरह देख रहे हो तो वो ठीक है, फिर उसमें थोड़ा कम भी कंपटीशन होता है। बहुत लोग कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं पहले ओलंपिक्स के और फिर ओलंपिक्स नहीं नहीं, ओलंपिक्स के लिए आपको ओलंपिक से कोटा लेके आना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ऐसे ओलंपिक कोई भी नहीं जा सकता। अगर आप बेस्ट भी हो ना, नंबर 1 भी हो इंडिया में, तो भी आप नहीं जा सकते ओलंपिक। आपको पहले ओलंपिक के लिए कोटा अपने देश के लिए उस वेट में लेके आना पड़ेगा, कोटा जीतना पड़ेगा उस वजन में। मान लो अगर मैं 68 में जाती हूँ और मैं कोटा जीत के ले आती हूँ तो मेरी ट्रायल और जितनी लड़कियां सबके साथ होगी, मैं देश के लिए कोटा लाई हूँ, अपने लिए कोटा नहीं लाई। 68 kg का जो कोटा लाई हूँ मैं देश के लिए लेके आई हूँ। तो ऐसा होता है। तो वो ट्रायल्स होती है आपस में। कई बार क्या होता है कि आप बेस्ट ही होते तो आप ट्रायल्स नहीं भी कराते हैं, आपको भेज देते हैं कोटा लाने के बाद में। अच्छा। तो कई बार ऐसा होता है कि या आपको इंजरी हो जाए या आपकी परफॉर्मेंस डाउन दिखे, वो टीम होती है वो पूरी आपको ऑब्जर्व करती है, तो फिर आपकी ट्रायल्स होती हैं ओलंपिक से पहले। तो वो कई इवेंट होते हैं आपके, जैसे रैंकिंग सीरीज हो गई, गेम्स हो गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, तो वहाँ से कोटा लाने का आपको मौका मिलता है ओलंपिक के लिए। 2027 में गोल्ड मेडल नहीं, मतलब कोई भी मेडल, ब्रोंज मेडल, 3rd 4th तक पोजीशन भी, अभी गोल्ड सिल्वर भी, वो अलग अलग इवेंट में अलग अलग तरीके होते हैं कि इस देश को इतना कोटा मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसा करके। अच्छा। तो वो एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उस हिसाब से वो कोटा जीत के लाओगे तभी आपको होगा। तभी इंडियन कैंप में? नहीं, इंडियन कैंप में नहीं, तब आपको ओलंपिक में जाने को मिलेगा। तो इंडियन कैंप का भी गारंटी नहीं है कि ओलंपिक में जो होगा कि नहीं? नहीं, इंडियन कैंप तो आपकी पहली सीढ़ी है। अच्छा। वहाँ पे कुछ श्योर नहीं होता है। इंडिया कैंप आपकी पहली सीढ़ी है, वहाँ आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। आपको वहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ मिलेगी, इंटरनेशनल इवेंट्स मिलेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने को मिलेगा, एशियन गेम्स खेलने को मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब आप और लड़कियों के साथ अपने आप को प्रूव करोगे कि आप बेस्ट हो। तो इतना इजी नहीं होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी। बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं। कभी आपको चोट, आप बेस्ट होते हुए भी आप सबसे बेस्ट हो, आपको चोट लग जाए तो चोट का नहीं पता होता है, कभी भी चोट लग सकती है। आप फिजिकली या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आप मेंटली फिट नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उतना इजी नहीं है, मतलब बहुत कंपटीशन फेस करके, बहुत चीज़ें फेस करके जाना पड़ता है। ओलंपिक तक पहुंचना भी बहुत बड़ी जर्नी है। बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। सिर्फ एक बंदे का नहीं, पूरी टीम का, जो उसके साथ टीम है, उसके घर वाले हैं, सब लोगों का। कोई एक बंदा खुद के उससे कभी भी ओलंपिक तक नहीं जा सकता। उसके साथ उसकी पूरी टीम की मेहनत होती है, उसके कोचेस की मेहनत होती है, उसके जो फैमिली है उसकी मेहनत होती है, उसके सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके वो एक ओलंपिक तक जाता है, वहाँ मेडल जीतता है। और रेसलिंग में मनी अच्छा होता है? हाँ, पैसा अच्छा है रेसलिंग में। अगर आप एक अच्छे रेसलर हो तो काफ़ी अच्छा पैसा है। जैसे मतलब जनरली फॉर आवर ऑडियंस, मतलब एक जो बेसिक लेवल का रेसलर है वो कितना पैसा बना सकता है, और एडवांस अगर वो होते गया तो? नहीं, पैसा बनाना नहीं होता। लाइक आपको पैसा मतलब बनाना, लाइक आप कैसे नहीं कि आपको एक सैलरी मिल रही है या आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपको पर महीने इतना मिलेगा। आपको खुद के लिए पैसा मिला, आप एक ड्रीम है, आप वो ड्रीम के लिए आपको घर से नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आपने आपको प्रूव कर दिया तो वो आपको उसके लिए पैसा मिलेगा। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे। अच्छा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको डाइट के लिए पैसा मिलेगा, आपके बाहर कैंप्स के लिए पैसा मिलेगा। अभी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे आप अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो। वो स्पॉन्सर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। टॉप्स हो गया, JSW, OGQ, और भी बहुत सारे, रिलायंस फाउंडेशंस, तो बहुत सारे मतलब स्पॉन्सर्स हैं, न्यू स्पॉन्सर्स भी हैं। फिर दूसरा आपकी जो ब्रांड एंडोर्समेंट वैल्यू होती है सोशल मीडिया के थ्रू, उससे भी इनकम होती है। तो ये सब जो, और जिनका नहीं होता है वो लोग अपने घर से भी लगाते हैं। अच्छा। जिसके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते वो सब अपना घर से लगाते हैं। लाइक मैं, अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट से जो मुझे मिलता है वो ओके है, बट अगर ऊपर कुछ लगाना है तो फिर घर से लगाना होगा। तो वो जब मैं एक स्टेज पे पहुंचूंगी, वापस मैं दिखने लग जाऊंगी कॉम्पिटिशन्स में, तो फिर स्पॉन्सर्स आएंगे, फिर सपोर्ट आएगा।
तो नीचे से उठ के प्लेयर्स आते हैं वो सब अपने फैमिली से, उनके परिवार वाले बहुत मतलब स्ट्रगल करके फाइनेंशियली उनको वहाँ तक लेके आते हैं। तो पैसा बहुत लगता है गेम पैसा रेसलिंग में बहुत लगता है क्योंकि एक रेसलर की डाइट बहुत कॉस्टली है, बहुत खाना पड़ता है उसको। कितना लगता होगा? अभी अंदाजा तो मैं कितना ही बताऊं, सबका अपना अलग अलग बजट होता है, वो अपने बजट के अनुसार। अभी स्पॉन्सर्स जो होते हैं प्रोवाइड करवाते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए भी पर एथलीट वो देते हैं डाइट का। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि सब अपने बजट के अनुसार यूज़ करते हैं कितना खाना। बट एक रेसलिंग एक कॉस्टली गेम है क्योंकि एक तो इसमें इंजरीज छोटी होती रहती हैं आपको, तो वो भी आपको देखभाल करनी है बार बार फिजियोज वगैरह हो गए। दूसरा जो हो गया डाइट का, आपको पूरा मैनेज करके चलना है। बादाम पानी हो गए, बादाम भी एक पैकेट 1000 रुपए का आपका आता है। तो महीने में लग जाते हैं 7-8 किलो बादाम लग जाते, ज़्यादा ही लग जाते होंगे, 10 किलो के लगभग लग जाते हैं बादाम। तो वो आप पानी, बादाम पानी भी पी रहे हो। फिर आप परफॉर्म, जैसे देसी डाइट भी खाते हैं कुछ लोग अपना ताकत बढ़ाने के लिए। स्वर्ण भस्म वगैरह हो गई। स्वर्ण भस्म होती है, आयुर्वेदिक होती है वो, उससे पावर बढ़ती है बॉडी में, जान आती है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके से, क्योंकि एक रेसलर की मेहनत बहुत इंटेंस होती है, बहुत इंटेंस वर्कआउट होता है। रिकवरी के लिए भी उसे सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने होते हैं, प्रोटीन हो गया, EAA हो गया, जो मल्टीविटामिन्स हो गए। तो ये सब चीज़ें मतलब यूज़ करनी ही पड़ती है एक एथलीट को, क्योंकि एक एथलीट की बॉडी की नीड ज़्यादा होती है, उसको हर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, नेचुरल से भी ऊपर चाहिए। पर आपने आपका सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च किया है ना खुद का? नहीं किया था, वो मेरा नहीं था, वो किसी और का था। बस उन्होंने मेरी जो फेस यूज़ किया था उन्होंने, खाली मेरा फेस यूज़ करके भाई मुझे कुछ शेयर करके ऐसा कर दिया था। वो फिर चला भी नहीं था क्योंकि उनका जो पैसा था वो मार्केट में फंस गया था। तो वो बंद हो गई थी, वो कंपनी जो है ना, वो बंद 2 से 3, 4 से 5 महीने में बंद हो गई थी। तो मैंने भी अपना वहाँ से नाम वाम सब हटा लिया था। पर आपको करना है खुद का ब्रांड लॉन्च कभी? नहीं करना, मुझे सच बताऊँ तो क्यों नहीं करना। उसका भी रीज़न यही है कि इंडिया में ना जो सप्लीमेंट्स की जो क्वालिटी जो इंडिया में बनते हैं ना बहुत ख़राब है। वो सस्ते देते हैं, तो लोगों को फिर वो सस्ती चीज़ ही चाहिए होती है। तो महंगी चीज़ आप दोगे तो वो आपकी मार्केट में जाएगी ही नहीं। आप क्वालिटी चिल्लाते रहो, किसी को समझ में नहीं आएगा फ़र्क क्वालिटी क्या है। और मुझे कभी करना ही नहीं है, मतलब मेरे लिए ये लाइन बनी नहीं है। मुझे रेसलिंग ही करना है और मुझे पूरी लाइफ रेसलिंग ही करना है बस। मतलब मुझे रेसलिंग से रिलेटेड ही करना है। जो भी करना है तब कोच बनना है आपको उसके बाद? नहीं, अभी कुछ कोच बनने का सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा कोच वही बन सकता है जो खुद एक अच्छा खिलाड़ी हो। तो मेरी ये सोच है। अभी कुछ लोग इसको अपने ऊपर लेके बुरा मत मानना प्लीज़, मतलब मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक अच्छा कोच वही है जो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो पहले मुझे अपने आप को एक बेस्ट लेवल पे जो मैंने सोचा है, क्योंकि कल को अगर मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगी भी तो उसको भी मुझे देख के इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आना चाहिए कि मेरी जो टीचर है, मेरी जो कोच है, मेरी जो गुरु है, वो खुद इस लेवल तक पहुंची है, इस लेवल तक उसने अचीव किया है। तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कहीं ना कहीं जो आपके साथ कर रहा होता है। तो आपको मौत से डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी मौत से तो बिल्कुल भी नहीं लगता, कभी भी मर जाऊं भगवान के पास ही तो जाना है। मौत से डर नहीं लगता बिल्कुल भी। चोट से डर लगता है थोड़ा। मौत से डर नहीं लगता, पेन बहुत होता है चोट में। नहीं, चोट से पेन वाला डर नहीं लगता। चोट से जो डाउनफॉल होता है ना, और जो मैं वो सपने से दूर जाती हूँ, उस सपने से दूर जाने का डर लगता है कि वो एक सपना देखा है। मतलब मैं चाहती हूँ वो सपना भी इसलिए पूरा करना है ताकि मैं पूरी लाइफ मेरी रेसलिंग के साथ जुड़ी रहूँ। मैं मतलब बहुत प्यार करती हूँ रेसलिंग से, मुझे रेसलिंग देखना पसंद है, मुझे रेसलिंग के बारे में पढ़ना पसंद है। मतलब मैं वो एक होता है ना कि बंदा एक जोन में होता है, उस जोन में बंदा बहुत खुश रहता है। मैं मैट पे जाती हूँ जो मतलब एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस महसूस करती हूँ कि बहुत खुश है, मन बहुत खुश है, चहल पहल, मतलब अंदर से एक होता है ना कि कुछ चीज़ होती है, जैसे किसी लोगों को शॉपिंग करने से होता है, किसी का कुछ सपना होता है। मतलब मुझे वो रेसलिंग करके बड़ी खुशी मिलती है कि आज रेसलिंग की प्रैक्टिस किया, पसीना आया, मज़ा आया। मतलब जब से मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया, अभी स्किल ट्रेनिंग भी मैं मैट पे जाने लगी, एक दिन छोड़ के एक दिन जाती हूँ। अभी थोड़ा लोड डालने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो बहुत अच्छा लगता है रेसलिंग करके। आती हूँ इतना खुश रहती हूँ, घर वालों से भी इतना चहल पहल होकर बातें करती हूँ सबसे, मतलब पूरा दिन ऐसे मज़े में, मतलब ऐसा पता नहीं क्या ही मिल गया है। तो वो वाली फीलिंग आती है मुझे, मतलब मैट पे जब मैं होती हूँ। बट कितना मुश्किल होगा कि स्टार्ट पूरा 0 से करना है अभी आपको वापस, पर वो सपना ही है जो आपको बहुत, देखो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया ना और आपने प्लान कर लिया, मैं सब कुछ प्लान कर रही हूँ, सब कुछ लिख रही हूँ, उसने भी प्लान किया होगा, ऊपर वाले ने भी किया होगा, बट मैं प्लान करके
क्रमा कर रही हूँ, अपना जो काम होता है ना वो कर रही हूँ, तो उसको सोचना भी पड़ेगा। अगर उसने कुछ बुरा भी लिखा होगा ना मेरे लिए, तो उसको मिटाना पड़ेगा। मैं उस लेवल पे काम कर रही हूँ अपने ऊपर, अच्छा। बहुत जीरो से काम कर रही हूँ। मैं अपनी छोटी छोटी कमियों पे काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं कहाँ अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, अपनी सोच में कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ, अपने बोलने में कहाँ कर सकती हूँ, अपनी जो टेक्निक्स है उसमें कहाँ कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले रही हूँ कि अभी मुझे डॉक्टर ने बोला मार्च तक तुम नहीं कर सकती पार्टनर के लिए, तो मैंने इसको भी पॉजिटिव लिया। मैंने क्यों पॉजिटिव लिया? मुझे शैडो वर्क पे इतना करने को मिलेगा। हाँ 6 मंथ्स कभी कोई शैडो वर्क इतना कौन करता है? हाँ नहीं करता कोई। 10 से 15 मैं इतना टाइम दे सकती हूँ शैडो वर्क में। मैं अपना बेस क्लियर कर सकती हूँ, मैं अपनी चीज़ें क्लियर, अटैक क्लियर कर सकती हूँ, अपनी फॉर्म क्लियर कर सकती हूँ। तो मतलब उस चीज़ को भी, मैं हर चीज़ को अपना पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। हाँ तो ये सब चीज़ें करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे रेसलिंग और वो डिप्रेस्ड हो गई। मैं इंजॉय भी करती हूँ कि मुझे आगे जाके कभी लाइफ में ना ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने रेसलिंग के लिए, मैं कभी ये बोलना नहीं चाहती कि मैंने रेसलिंग के लिए अपनी लाइफ का ये पार्ट सेक्रीफाइस किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। क्योंकि मैं उस चीज़ से प्यार करती हूँ। ये जर्नी मैंने खुद चूज़ की है। ये जो रेसलिंग है, मेरे को किसी ने दबाव नहीं दिया कि तू रेसलिंग कर या इसमें करियर बना। मैं खुद से मैंने चूज़ किया है। तो मेरे स्ट्रगल, मेरे पेन, जो भी चीज़ें वो मेरी है, वो मुझे खुद से करना है। पर आप खुद से प्यार बहुत करते हैं। मैं खुद से बहुत भूल ज़्यादा जाते हैं एक्सट्रीम प्यार करती हूँ। कि कैसे करना हाँ, चाहिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से। मतलब अभी बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। मैं बिल्कुल नहीं ऐसे सोचती। सेल्फिश नहीं होते। कि जब आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो ना, तो आप कंप्लीटली किसी दूसरे को भी प्यार नहीं दे सकते हो। मैं तो यही सोचती हूँ। आपको खुद से प्यार है तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हो, दूसरे की काइंडनेस समझ सकते हो, दूसरों के बारे में सोच सकते हो, अच्छा सोच सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो। तो मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। अभी किसी को सोचना है कि सेल्फिश है तो सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। उस तो चीज़ आपका आइडल कौन है? आइडल मैं अपनी मम्मी को ही मानती हूँ। हाँ। वैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मतलब अच्छा। ज़्यादा देखती हूँ। मुझे मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, मतलब हाँ। देखने में अच्छा लगता है। मतलब मुझे हाँ। कि उसका जो रूटीन है, डिसिप्लिन है, जैसे वो बोलता है, जैसे वो सोचता है, मतलब वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं उसकी। अच्छा। और इंडिया में से? इंडिया में मैं रेसलर सुशील कुमार को मतलब हाँ। ज़्यादा आइडल मानती हूँ एज ए रेसलिंग। तो उनको आप देखती मिले हैं हूँ। उनसे? नहीं, मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। ओह। क्योंकि मैं जब रेसलिंग में आई थी तो वो मतलब तकरीबन रिटायरमेंट की उसमें हाँ, आ ही हाँ, गए थे हाँ। फेस में। तो मेरा दूर से तो मैंने उनको देखा है, बट ऐसे मिलना नहीं हो पाया कभी भी। अच्छा। हाँ, पीछे फिर उनके साथ भी कुछ बैड हैपनिंग्स हो गई थी, तो दैट्स वाई। हाँ, वो ये ना कि लाइफ है, आपकी सोच है, कुछ चीज़ें आपसे ना चाहते हुए भी गलत हो जाती हैं। तो वही मैं आपको बोलती हूँ कि सक्सेस मिल जाती है, लेकिन अपने आप को एक ग्रेट पर्सन बनाए रखना, वो एक सोच, वो एक मेंटेन, वो भी आपको स्टार्ट से ही मेंटेन करना पड़ेगा, ज़ीरो लेवल से। वो सोच कि उधर जाके मेरे को क्या डिसीजन लेना है, वो भी स्टार्ट से ही। मेंटली भी आपको, फिजिकली तो फिट होना ही है, मेंटली भी उस लेवल तक फिट होना है। हाँ। डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा स्ट्रोंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तभी होती है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हो, आपकी सोच पे, आप क्या बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो। और कभी भी ना एग्रेशन नहीं आना चाहिए। एग्रेशन हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। कि मान लो अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, तो एकदम से इंसानी सोच होती है ना कि जिस दिन आपको ये कंट्रोल आ गया ना, किसी ने बुरा कर दिया और आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने छोड़ दिया कि ठीक है उसने बुरा किया ना, उसके कर्मा पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ के उसको माफ़ कर दिया, आपके दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, तो आपका वो एक लेवल है ना, मेंटल लेवल, वो एक इतना हो जाता है ऑटोमेटिकली। मुझे ये लगता है, तो क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें। और एग्रेशन का मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो उनमें ज़्यादा एग्रेशन होता है, उनकी सोच भी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो एक जीव को जब मारते हैं, एक एनिमल को जब मारते हैं, काटते हैं, जब भी उसको बनाने के टाइम में जो भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि मैंने ये सुना भी है, प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनको सुनती भी हूँ, तो वो भी बताते हैं कि जब एक जीव को मारते हैं ना, तो उसमें डर होता है, एक एग्रेशन होता है, तो वो आप कंज्यूम कर रहे हो एक इमोशन। जैसे कि आप कभी देखना, मम्मी खाना बनाती है तो वो क्यों टेस्टी लगता है इतना, क्योंकि वो प्यार से, वो इमोशन, वो अपने बच्चे के लिए बना रही है, वो लगता भी है क्यों इतना उसमें, मतलब मम्मी के हाथ का ही खाना इतना क्यों अच्छा लगता है, वो इमोशंस होते हैं। तो जो भी चीज़ हम खाते हो ना, वो ये इमोशंस, ये सब चीज़ें खाते टाइम, आप कभी भी कोई चीज़ खा रहे हो, मान लो मैं ये पी रही हूँ और मैंने सोचा कि यार ये तो मुझे नुकसान करेगी, तो ये करेगी। ऐसा नहीं कि आप अनहेल्दी चीज़ खा के आप सोच रहे हो ये मुझे फ़ायदा करेगी, तो वो भी गलत है। बट आप एक अच्छी चीज़ को भी अगर आप ऐसा माइंड में सोच के खाते हो ना, तो आपको फ़ायदा तो करे, बट उतने लेवल पे नहीं करेगी वो फ़ायदा। तो आपकी सोच,
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माइंड इज़ वेरी पावरफुल, Yeah. इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने लग जाए ना, कि माइंड उसकी बॉडी को सुनने लग जाए, तो उस लेवल के लिए मैं भी बहुत काम कर रही हूँ अपने ऊपर। मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें, भगवत गीता मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और भी मैंने मतलब बुक्स वगैरह रीडिंग स्टार्ट की। तो उन सब चीज़ों से मतलब आपका जो एक सोच होती है ना, वो ऊपर जाती है। तो वो सोच आपको कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी को ना ईजी करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए। और लिखना तो हर ही बंदे को चाहिए, जो लिखने वाला है। मैनिफेस्ट करना, अपनी लाइफ के बारे में लिखना, गेम प्लान्स, जो अपने गेम प्लान मतलब जो भी लाइफ प्लान्स है वो लिखना, लाइफ गोल्स लिखना, तो उससे काफ़ी लाइट भी महसूस होता है, खुद को सेटिस्फेक्शन भी लगता है। तो मैं ये सब चीज़ें अभी कर रही हूँ, छोटी छोटी प्रिपरेशन है मेरी आगे के लिए। हाँ, पर इसी सोच के साथ आप जल्दी ओलंपिक पहुंचे, ऐसा हमारा भी सपना है, और Thank इंडिया you. के लिए गोल्ड मेडल लाए। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक्स अ लॉट रौनक, Thank you so आपका much. टाइम के लिए, आपके सपने हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि आपका जो जज्बा है वो हमारे दोस्तों को, जो भी सुन रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं खुद ही इतना आपको सुन के अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से बात करते हैं, और आप उनमें से एक है। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग एवरीथिंग ऑन द शो। थैंक्स यू टू, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ. और मुझे लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। हाँ. तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और Thank मुझे लगता है you. कि बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट आपने स्टार्ट किया है। हाँ. ये एक इंस्पिरेशनल, मतलब एक अलग ही वे में जा रहा है वुमेन्स के लिए, हाँ. मोटिवेशनल। तो बहुत अच्छा आपने स्टार्ट किया है, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।